डार्क सीजन 1 एपिसोड 1। विंडन शहर का एक छोटा सा बंकर दिखाया जाता है जहां पर कई सारी तस्वीरें थी जिनमें टोटल 4 परिवार के 4 लोगों के 3 कहानियों का जिक्र किया गया था, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक घर पर और वक्त होता है 21 जून 2019 का। यहाँ पर हम माइकल खानवाल्ड को देख पाते हैं जो कि एक लेटर लिखते हैं। ये बेसिकली उनका सुसाइड नोट था और उस पर आखिरी शब्द लिखे थे कि इसे 4 नवंबर 2019 को रात के 10:13 पर ही खोलना, उससे पहले मत ओपन करना। जिसके बाद वो खुद ही फांसी लगाकर वहां पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर जोनस खानवाल्ड को देख पाते हैं। ये माइकल का बेटा होता है और गहरी नींद में कुछ भयानक सपनों को देख करके उठता है। फिर नीचे आता है, फ्रिज में दूध लेता है। इसे हमेशा दूध लेने से पहले उसे सूंघने की आदत होती है। अब ये खास है, इसे याद रखिएगा। देन वो अपनी मॉम को बुलाता है, मगर इस वक्त उसकी मॉम अपने एक्स बॉयफ्रेंड उल्रिक के साथ में होती है। अब यहाँ पर उल्रिक नेल्सन जो कि ऑलरेडी मैरिड है, मगर उसका यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है हाना खानवाल्ड से, यानी कि माइकल की वाइफ के साथ में। क्योंकि माइकल को मरे हुए टोटल 5 मंथ हो चुके हैं और हाना को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती थी, इसलिए यहाँ पर ये इंटीमेसी चलती जाती है। देन उल्रिक खिड़की से नीचे उतर करके भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोनस भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका था, मगर तभी रास्ते में उसे खंबे पर एक नोटिस दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा था कि शहर का एरिक ओबेनडॉर्फ नाम का एक लड़का गायब हो चुका है। इसी के साथ हमें विंडन की केव भी दिखाई जाती है। ये वही गुफा है जिसके थ्रू सारे के सारे फ्यूचर इंसिडेंट्स अब होंगे आगे चल करके इस सीरीज में। यहाँ जोनस अपने थेरेपिस्ट पीटर डॉपलर से मिलता है, जहाँ पीटर का बताना था कि पिछले 2 महीनों में तुमने काफी कुछ इंप्रूव किया है, जबकि जोनस का बताना था कि वो बुरे सपने, वो पुराने ख्यालात मेरा आज भी पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि 2 महीनों से मेरी हालत में सुधार आया है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। वहीं सीन शिफ्ट होता है इनेस खानवाल्ड पर, जो की थी जोनस की दादी यानी कि माइकल की मॉम, जिनके पास वो 5 महीने से अभी भी लेटर पड़ा था जिस पर लिखा था कि इसे 4 नवंबर की रात 10:13 पर ही खोलना, उससे पहले मत खोलना। और अब जैसा कि मॉर्निंग थी तो वो रात भर होने का इंतजार करती है। अब ये तो थी खानवाल्ड फैमिली। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेल्सन फैमिली पर, जहां पर हम उल्रिक की वाइफ कैटरीना को देख पाते हैं। इनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, मैग्नस, मार्था और मिकेल। स्कूल जाने के लिए मैग्नस को अपना हुडी नहीं मिल रहा था, वहीं पर मार्था नाश्ता नहीं करना चाहती थी और मिकेल अपने फेवरेट मैजिशियन हुडीनी की ही ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहता था, मगर कैटरीना उसे बार बार ड्रेस चेंज करने के बारे में कहती है। अब जैसा कि एक बाप अपने बेटे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है, तो यहाँ पर उल्रिक उससे कहता है कि ठीक है, एक मैजिक ट्रिक दिखा दो, उसके बाद में तुम्हें चेंज करके स्कूल जाना ही होगा। देन यहाँ पर अपना ग्रेट मैजिशियन मिकेल 2 छोटी छोटी ग्लासेस के अंदर एक छोटे से खिलौने को इधर से उधर गायब कर देता है। उल्रिक कहता है कि क्या बात है, तुमने ये कैसे किया? जहाँ पर मिकेल का कहना था कि कैसे नहीं, ये पूछो कि कब किया, क्योंकि मैजिक में हमेशा हाथ की सफाई ही काम आती है। एंड देन हम स्कूल का सीन देख पाते हैं जहां पर जोनस अपने खास फ्रेंड बारतोश से मिलता है। बारतोश का बताना था कि क्या तुम्हें एरिक के बारे में खबर मिली है? पिछले 2 दिनों से वो लापता है। क्या तुम्हें पता है कि वो स्कूल के अंदर ड्रग डीलिंग का काम किया करता था? और यही बातें करते करते वो अपने स्कूल में चले जाते हैं। देन यहाँ पर सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एरिक के माता पिता आकर पुलिस वालों पर गरियाने लगते हैं और कहते हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं फिर भी तुम पुलिस वाले के झक मरा रहे हो। और वो इतना गुस्से में होता है कि वहीं की पुलिस इंस्पेक्टर शार्लेट के मुंह पर थूक देता है, जहां पर उल्रिक उन दोनों माता पिता को शांत करवाता है और कहता है कि देखो, पुलिस डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रहा है। सभी पुलिस वाले शहर के हर कोने में ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, पेपर्स में नाम डाल चुके हैं, गुमशुदा होने का नोटिस भी हर जगह पर छप चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जहां पर एरिक के फादर का कहना था कि उल्रिक, अगर यहाँ तुम्हारा बेटा गायब होता तो क्या तुम इस तरीके से शांत बैठ पाते? जिसके बाद में हमें विंडन केव्स दिखाई जाती है। ये वही गुफा थी जो कि हमने शुरुआत में देखी थी। यहाँ से एक हुडी पहना शख्स बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक सूटकेस था, और ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम स्कूल में मैग्नस को देख पाते हैं जो कि जॉइंट फूक रहा था कि तभी यहाँ पर स्कूल की एक और लड़की फ्रांसिस्का डॉपलर पहुंच जाती है और बताती है कि ये जो माल तुम फूक रहे हो बिल्कुल चीप क्वालिटी का है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो फ्रांसिस्का है ये उस थेरेपिस्ट पीटर और पुलिस डिपार्टमेंट वाली शार्लेट की बेटी होती है। देन सीन यहाँ एक हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोनस अपनी गर्लफ्रेंड मार्था को देख पाता है, लेकिन अब पिछले 2 महीने से वो स्कूल आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मार्था ने बारतोश के साथ में दोस्ती कर ली थी। हालांकि ये देखकर कहीं ना कहीं जोनस को जेलसिंग फील भी होती है, मगर वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। अब यहाँ पर हम मार्था की मॉम को देख पाते हैं, यानी कि कैटरीना, जो कि इस स्कूल की प्रिंसिपल भी होती है, जिनका बताना था कि पिछले 2 दिनों से एरिक ओबेनडॉर्फ जो कि इसी स्कूल में पढ़ा करता था वो गायब है। अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी खबर हो तो आकर मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। देन यहाँ सीन पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर उल्रिक और शार्लेट बैठ करके बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर
पर उल्रिक का बताना था कि शार्लेट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी चीजें दोबारा से हो रही है, क्योंकि आज से ठीक 33 साल पहले मेरा भाई मैड्स भी इसी तरीके से गायब हुआ था और फिर आज तक कभी मिला ही नहीं, और फिर वापस से दोबारा शुरू हो गया है। जहाँ पर शार्लेट का कहना था कि हम इन सभी चीजों का पता लगा लेंगे। देन हमें विंडेन होटल दिखाया जाता है। अब इस विंडेन होटल के अंदर रेजिना टाइडमैन नाम की एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई जाती है, जिसके होटल में एक भी ग्राहक नहीं था, जिसके पास में बैंक का एक फोन आता है और वो रेजिना को कुछ पैसे चुकाने के बारे में बात करते हैं। मगर रेजिना का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से शहर में होने वाली गतिविधियों की वजह से ऑलरेडी तो होटल में आ नहीं रहा है, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं और ऊपर से तुमको भी पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करवाओ, और गुस्से में वो फोन रख देती है। देन सीन यहाँ क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर फ्रांसिस का टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल, टाइम और स्पेस के बीच में चलने वाली सारी स्पेसिफिक थिंग्स को अपने टीचर के कहने पर बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रही थी। मगर पीछे बैठे जोनस और बारतोश को तो एरिक के पड़े ड्रग में इंटरेस्ट था, क्योंकि अब जब सप्लायर बचा ही नहीं है तो फिर उसकी सप्लाई कोई तो करने वाला होना चाहिए ना। तो बारतोश का कहना था कि जहाँ पर एरिक अपने ड्रग्स रखा करता था, मुझे वो जगह पता है, आज शाम को चल करके हम उसे चुरा लेंगे। यहाँ सीन उल्रिक के पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जेना नेल्सन को देख पाते हैं, जिनका बताना था कि आज से 33 साल पहले ठीक तुम्हारा भाई मैड्स भी इसी तरीके से गायब हुआ था। क्या तुम्हें शहर में होने वाली है वापस इंसिडेंट्स पुराने जैसे नहीं लगते? जहाँ पर उल्रिक कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपको भूलने की बीमारी है तो आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। जिसके बाद में हम एक ओल्ड एज फैसिलिटी में एक बूढ़े शख्स मिस्टर हेल्गाई डॉपलर को देख पाते हैं। ये भी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो क्यों है आपको आगे पता चलेगा। देन सीन यहाँ एक ब्लू रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एरिक ओबेनडॉर्फ को देख पाते हैं, जिसके सामने एक टीवी चल रही थी और पुराने 80s के गाने चल रहे थे। अब यहाँ बच्चों की स्कूल खत्म हो चुकी थी, तो जो भी बारतोश के साथ में जाकर के एरिक का ड्रग्स चुराने वाले थे तो इनका टीम अप हो जाता है और ये आज रात को वहां जाने की प्लानिंग बनाते हैं। वहीं हम हाना को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त विंडेन शहर के पावर प्लांट के यहाँ पर खड़ी थी। इस वक्त उसे उल्रिक का कॉल आता है और वो बताता है कि आज शाम को एक स्कूल में मीटिंग होने वाली है, क्या तुम वहां पर आओगी? जिस पर हाना का बताना था कि तुम्हारी वाइफ मुझे बहुत घूर घूर कर देखती है, तो मैं वहां पर ना ही आऊं तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम उसकी वाइफ यानी कि कैटरीना को देख पाते हैं, जिसे उल्रिक के कपड़े समेटते वक्त एक बाल दिखाई पड़ता है और उसे एक खास परफ्यूम की खुशबू भी आती है। वो समझ गई थी कि उल्रिक का कहीं ना कहीं किसी दूसरी लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है। देन हम पावर प्लांट के मालिक मिस्टर अलेक्जेंडर टाइडमैन को देख पाते हैं, जहाँ पर हाना उसकी फिजियोथेरेपी कर रही थी और बताती है कि आपकी पीठ पर ही जो छोटा सा घाव लगा हुआ है, तो आप रूटीन में अपनी दवाइयां और थेरेपीज वगैरह लेते रहा करिएगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली है, बादल होंगे तो आपका ये जख्म और ज्यादा दर्द देगा। वैसे आज का सेशन खत्म हो चुका है, मैं चलती हूँ। जहाँ पर अलेक्जेंडर का कहना था कि क्या तुम ठीक हो, मतलब तुम्हारे साथ अब तुम्हारे पति नहीं है और बाकी घर वगैरह कैसे चल रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब इन बातों ने हाना को ट्रिगर कर दिया था। अब वो किस बात का ट्रिगर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं पर अब रात हो चली थी और घड़ी में 10:12 हो चुके थे। इनस उस खास डब्बे को अपने पास लेकर के बैठ जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर सभी पेरेंट्स मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बच्चे पहुंच चुके होते हैं जंगल में विंडन केव्स तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ एक ब्रिज के नीचे जोनस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्था के साथ बातचीत करने लगता है और बोलता है कि तुमने बारतोश के साथ में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, मतलब क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी जगह नहीं रखता था? अब यहाँ पर मार्था का कहना था कि आई एम हैविंग लाइक डेजा वू। इसका मतलब ये था कि ऐसा लगता है मानो जैसे कि ये पल वो पहले बिता चुकी है। अब ये बहुत ही खास डायलॉग है, ये भी आपको आगे चल करके समझ में आएगा। इसी वक्त यहाँ मैग्नस मिकेल के साथ में पहुंच जाता है। तो बारतोश और मार्था का कहना था कि मिकेल तो छोटा बच्चा है, इसे साथ में क्यों लेकर के आए हो? जहाँ पर मिकेल का बताना था कि बेबी सिट करने वाली लेडी घर पर आई नहीं थी, उसे कुछ काम आ गया था और वैसे भी अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, मैं सब समझता हूँ तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर ये सभी ड्रग्स ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ सीन स्कूल की हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारे पेरेंट्स बैठे होते हैं। कैटरीना जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो बताने लगती है कि वैसे तो आज मैंने इन्फॉर्मेशन बच्चों में भी स्प्रेड कर दी थी, मगर माता पिताओं को भी इस बारे में पता होना जरूरी है कि शहर में से एक बच्चा एरिक ओबेनडॉर्फ जो कि इसी स्कूल में पढ़ा करता था, वो गायब हो चुका है। अगर किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले या कहीं से उसके बारे में कोई उड़ती अफवाह है, तो यहाँ मुझे आकर या फिर पुलिस स्टेशन में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि हमें उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। ये तभी यहाँ पर रेजिना टाइडमैन खड़ी होकर के चिल्लाने लगती है और कहती है कि खुद का घर तो संभलता नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने आ गए। तो बेसिकली यहाँ पर रेजिना जो कि कैटरीना से इनडायरेक्टली कहना चाह रही थी कि तुम्हारा पति जो कि कहीं और मुंह मार रहा है, पहले खुद के तो घर की इन्फॉर्मेशन ले लो, बाद में लोगों को क्या काम करना है वो सिखाना। हालांकि इस वक्त यहाँ पर ओल्ड एज होम से भागकर हेल्गाई डॉपलर भी पहुंच चुका था और बार बार यही कहने लगा था कि इट्स गोना हैपन अगेन, यानी कि वो वापस से होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी बीच पीछे से सबकी नजर चुराते हुए हैना बाहर निकल चुकी थी। उसे बाहर आता देख करके उल्रिक भी उसके पास पहुंच जाता है और ये लोग आपस में किस करते हैं। वहीं अब उस लेटर को पढ़ करके इनेस बहुत ज्यादा
ज्यादा रोने लगती है। उसे अपनी पुरानी कुछ गलतियों पर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। वहीं जंगल में ये सारे बच्चे उस केव के पास पड़े सोफे के अंदर से उस ड्रग को निकालने के लिए पहुंचे थे, मगर ड्रग तो वहां पर था नहीं, क्योंकि फ्रांसिस्का ने उसे पहले ही चुरा लिया था इन लोगों के आने से पहले। और कहती है कि बारतोश, वैसे तो ये माल 400 का है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं 50% डिस्काउंट यानी कि 200 में दे सकती हूँ। अब बारतोश को यहाँ उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि ये तो उनका माल था, ये फ्रांसिस्का ने उसकी बातें सुन ली, इसलिए यहाँ पर पहले आकर के माल निकाल लिया और वो उसको जोरदार धक्का देता है। अब इनकी झड़प के बीच यहाँ पर उस केव में से बहुत ही जोरदार आवाजें आने लगती है। इनफैक्ट इनकी टॉर्च भी जलने बुझने लगती है, पूरे शहर के अंदर भी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। ये जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी गलती से छोटा मिकाएल पीछे ही छूट जाता है। जब ये लोग जंगल से बाहर निकलते हैं तो जोनस को पूछते हैं कि मिकाएल कहाँ पर है, जहाँ पर जोनस कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ था। कि तभी सभी लोगों के फोन बजने लगते हैं, यानी कि मिकाएल के भी गुम हो जाने की बात अब पूरे शहर के अंदर स्प्रेड हो चुकी थी। यही रात को पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी थी, जो कि मिकाएल को ढूंढने में लगे थे। वहीं हम पीटर डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ शार्लेट डॉपलर को कॉल करके कुछ कहना चाहता था, मगर वहीं रुक जाता है। अब वो क्या बोलना चाहता था और क्यों रुक जाता है, ये भी अलग मिस्ट्री है। ये भी आपको सीरीज में आगे चल करके पता लगेगी। देन यहाँ पर उल्रिक भी पहुंच जाता है उसी जंगल के अंदर अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तभी उसे वहां पर शार्लेट मिलती है और शार्लेट का बताना था कि हमने यहाँ इस जंगल में एक डेड बॉडी को ढूंढा है। उल्रिक का तो दिमाग खराब हो जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कहीं उसका बेटा मर तो नहीं गया। मगर जब वो उसके कपड़े और उसकी शक्ल देखता है तो वो तो बिल्कुल अलग थे। इनफैक्ट यहाँ पर उस बॉडी की आंखें और कान इस तरीके से झुलस चुके थे कि शक्ल की पूरी हालत बिगड़ चुकी थी, जिस पर उल्रिक थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि चलो कम से कम ये मेरा बेटा तो नहीं है, मगर ये आखिर लाश है तो किसकी है। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम असली वाले एरिक को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक कमरे में था। एक शख्स आकर उस पर टाइम मशीन स्टार्ट कर देता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में विंडन की केव से निकला एक अनजाना शख्स जिसने एक हुडी पहन रखी थी, अब वो बाहर आ चुका था। जिसके बाद वो जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चिड़िया को देख पाता है, जो कि मर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो कि एक खतरनाक सपने को देख करके उठा था। इस वक्त उसके कान से अनजाना सा काला द्रव्य निकल रहा था, मानो जैसे कोई टार हो। और जैसे ही वो कांच में अपने आप को देखने जाता है कि तभी उसे उसके फादर माइकल दिखाई पड़ते हैं। और बेसिकली ये भी उसका एक सपना था, जिसके बाद वो रियलिटी में उठ जाता है, मगर इस वक्त उसके कान में कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर शार्लेट एक सर्जन के साथ में उस जंगल में मिली लाश के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर सर्जन का बताना था कि ऑटोप्सी के अंदर ये मालूम चला है कि इस बॉडी के आंख और कान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे कि बॉडी के ये दोनों ही ऑर्गन्स काफी गर्मी से पिघल चुके हैं। न जाने आखिर ऐसी मौत कौन सा सीरियल किलर दे सकता है। वहीं पर हम उल्रिक को देख पाते हैं, जो कि अपने बेटे मिकाएल की तलाश में उसी गुफा यानी कि विंडन केव में चला जाता है और काफी दूर तक आगे जाने पर उसे एक बंद दरवाजा मिलता है। वो उसे पास ही बड़े पत्थर और डंडे से तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उससे टूट नहीं पाता। वही नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रांसिस्का अपने स्कूल के लिए निकल रही थी कि तभी उसे मैग्नस रोक लेता है और उसका पूछना था कि आखिर हमसे पहले तुम उस केव में क्या कर रही थी, तुम वहां पर पहुंची कैसे और तुम्हें कैसे पता था कि उसके ड्रग्स कहां पर हैं? जरूर मिकाएल की मौत में तुम्हारा हाथ होगा। जिस पर फ्रांसिस्का कहती है कि जब तुम क्लास में बैठकर उन ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, मैंने तभी सुन लिया था। मिकाएल की गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं। और ये कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद में हम पीटर डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने फादर के पुराने हाउस के सामने खड़ा होकर रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उससे कोई बड़ा पाप हो चुका है। देन सीन यहाँ ट्रॉन्टे नेल्सन पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त अपने खून से सने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल करके छिपाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी वाइफ जेना नेल्सन उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे। जिस पर ट्रॉन्टे अपनी वाइफ को कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इस वक्त थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। और वहीं जेना अपने बेटों की फोटो को देखने लगती है। यहाँ सीन कैटरीना पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त अपनी बेटी मार्था के साथ में बैठी होती है, क्योंकि स्कूल से आए दिन बच्चों का गायब होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वहीं पर हम बारतोश को देख पाते हैं, जिसका इस वक्त बार बार फोन बज रहा था, जो कि मार्था का था, जिससे बात करने के बाद वो फोन को रख देता है। यहाँ सीन अगेन पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर शार्लेट उस ऑटोप्सी की गई बॉडी की कुछ डिटेल्स अपने पूरे डिपार्टमेंट को देने लगती है कि किस तरीके से ये जो बॉडी मिली है ये थोड़ी सी स्ट्रेंज है, क्योंकि इसके पास में से जो भी सामान बरामद हुआ है वो 80s का है। कपड़े भी बिल्कुल वैसे थे, नाइकी के जॉर्डन के शूज 80s के थे। इनफैक्ट एक वॉकमैन भी मिला है, जो कि 80s के लोग ही यूज किया करते थे। आजकल ऐसे वॉकमैन कोई यूज नहीं करता। क्या ये उस शातिर किलर की कोई चाल है हम सभी को बहकाने की, या फिर ये इस केस से जुड़ा कोई सवाल है? इसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा। इसी वक्त यहाँ
पर उल्रिक भागता हुआ आता है और थोड़ा सा एक्साइटेड भी होता है और आकर के शार्लेट को बताता है कि वो जो विंडन केव जहाँ पर ये सारे हादसे हुए हैं, यानी कि 33 साल पहले मेरा भाई गायब हुआ था, फिर मेरा बेटा गायब हुआ, थोड़े दिनों पहले एरिक भी गायब हुआ था, ये सब कुछ उसी पावर प्लांट के पास की जगह है। जब कल रात मैंने उसमें जाकर के तहकीकात करी तो वहां पर मुझे एक बंद दरवाजा मिला जो कि बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद था। हो सकता है कि किसी ने उन्हें वहां पर ले जाकर अगवा कर दिया हो। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग एक सर्च वारंट निकलवाएं उस पावर प्लांट के खिलाफ। देन यहाँ पर हम पावर प्लांट के मालिक यानी कि अलेक्जेंडर टाइडमैन को देख पाते हैं जिसके पास में जर्गन आया होता है। ये जर्गन बेसिकली एरिक के फादर थे जो कि इसी कंपनी में काम किया करते थे और आज वो जॉब छोड़ देना चाहते थे। अलेक्जेंडर जर्गन से एक लास्ट काम करवाना चाहता था। जिसके बाद में सीन यहाँ विंडन होटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर रेजिना के पास में वही अनजान शख्स निकल करके आता है जो कि केव से निकला था और बोलता है कि मुझे एक रूम रेंट पर लेना है। वहीं हम जोनस को देख पाते हैं जो कि अपने ऊपर के कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसके फादर माइकल ने आज से 5 महीने पहले अपने आप को फांसी लगा ली थी। उस कमरे में काफी सारी पेंटिंग्स थी। इससे हमें ये मालूम चलता है कि माइकल पेशे से एक पेंटर था मगर उसने अपनी आखिरी पेंटिंग पर कालिक पोत दी थी। अभी पेंटिंग कौन सी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी जोनस की नजर ऊपर एक दराज पर पड़ती है। उसमें कुछ कागजात पड़े थे। उन्हें खोलने पर उसे उस गुफा का पूरा नक्शा मिल जाता है मगर सबसे खास बात ये थी कि उसमें ये लिखा था कि वेयर इज द क्रॉसिंग, यानी कि निकलना कहां से है। और अब जैसा कि शहर से 2 बच्चे गायब थे, इनफैक्ट एक अननोन लाश भी इन्हें मिली थी, तो पूरे जंगल की तलाशी ली जाती है जहां पर सभी पुलिस वाले इनफैक्ट ट्रॉन्टी नील्सन यानी कि उल्रिक के पिता भी शामिल थे। वहीं पर हम जना नील्सन को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे मैड्स की याद में उसके पुराने टॉयज देखने लगती है। यहाँ सीन होटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उस अननोन पर्सन को देख पाते हैं जिसने पूरे कमरे के अंदर हर दीवार पर कुछ अलग अलग ड्राइंग्स, कुछ स्केचेस, कुछ पेंटिंग्स, कुछ थ्योरेटिकल नोट्स चिपका रखे थे। वहीं पर एक किताब भी पड़ी थी जिनके राइटर का नाम था H.G. टनहाउस। कुछ लोग इसे टनहाउस भी बोलेंगे, कुछ लोग इसे टनहाउस भी बोलेंगे, तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसके पास में एक सूटकेस भी था जो कि बहुत खास है और उसमें क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर जना अपने बेटे मैड्स के खो जाने पर उसकी याद में बनाई गई कब्र पर पहुंचती है और वहां पर उसका एक फेवरेट खिलौना रख करके निकल जाती है। यहाँ पर हम उल्रिक को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और उस पावर प्लांट के मालिक के खिलाफ एक सर्च वारंट निकलवाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इन सभी गतिविधियों के पीछे उसी का ही हाथ है। यहाँ उसके घर में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उसकी बेटी मार्था और उसके भाई मैग्नस को देख पाते हैं जो कि गुस्से में दीवार पर घूंसे मार रहा था क्योंकि अगर वो ड्रग्स के लालच में उस गुफा में अपने छोटे भाई को लेकर के ना जाता तो आज उसका भाई जिंदा होता और उसके साथ में होता। वहीं सीन शिफ्ट होता है उस ब्लू रूम में जिसके अंदर एरिक मौजूद था। यहाँ एक काले कपड़े पहने वाला शख्स उसके मुंह पर एक मशीन को स्टार्ट कर देता है और ये मशीन इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती थी कि आंखें और कान पूरी तरीके से झुलस जाया करते थे। मगर इसका रीजन क्या था वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है पावर प्लांट के बाहर उल्रिक के साथ में जो कि अलेक्जेंडर टाइडमैन से कहता था कि मुझे सर्च करने दो, मेरे बेटे, गायब हुए शहर के बाकी बच्चे, उन सभी का तुम्हारे पावर प्लांट के पास में मौजूद उस गुफा से ताल्लुक है। जहाँ पर टाइडमैन का कहना था कि एक हाईली सिक्योर्ड एरिया है, सिर्फ स्पेशल परमिशंस के अंदर ही यहाँ की तहकीकात करी जा सकती है, किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि सर्च वारंट के साथ में आना वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पर उल्रिक का कहना था कि तुम भी एक बाप हो, कम से कम मेरी परेशानी तो समझो। मगर टाइडमैन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हम टाइडमैन के बेटे बारतोश को देख पाते हैं जिसके पास में वही ड्रग की थैली पड़ी थी जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के नशीले पदार्थ मौजूद थे। इसी के साथ उसे एक फोन भी बरामद होता है। उस फोन में एक लॉक लगा था जिसका पासवर्ड ना पता होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। उल्रिक वापस आ चुका था मगर उससे ऑब्सेस्ड हैना मिलने के लिए ठेठ यहाँ तक पहुंच चुकी थी। उल्रिक का उससे पूछना था कि भाई आखिर तुम्हें मैंने मना किया था कि मेरे घर पर या फिर स्टेशन में मत आया करो, मगर हैना की तड़प ही ऐसी थी कि क्या करे और ये लोग वहीं पर किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सीन अगेन जोनस पर शिफ्ट होता है जो कि आज रात ही डिसाइड कर लेता है कि वो इस मैप के थ्रू वापस से उस विंडन केव में जाएगा और गायब हुए सभी बच्चों को वापस लेकर के आएगा। यहाँ रात भर काम करता उल्रिक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे कुछ ऐसे टायर्स के निशान कॉमन मिलते हैं जो कि एरिक के पिता भी गाड़ी चलाया करते थे। तो इसलिए उसे शक होता है कि कहीं जब उसका बच्चा गायब हुआ तो उसने गुस्से में आकर कहीं मेरे बच्चे को तो गायब नहीं कर दिया, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले मुझे ऐसी ही धमकी दे करके गया था। और अब इस बात की तहकीकात करने के लिए वो सीधा जर्गन के घर पहुंच जाता है। वो सबसे पहले उसके बैकयार्ड में जाता है और वहीं से ही चीजों को खंगालना शुरू करता है कि तभी उसे एक ऐसा कमरा मिलता है जिसके अंदर चेन बंदी एक थैली मिलती है। जब तक उस थैली को खोल पाता है कि तभी वहां जर्गन गन लेकर के पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस थैली को खोलने पर उल्रिक को उसमें से ड्रग्स मिलते हैं जिस पर जर्गन का बताना था कि
मैं और मेरा बेटा हम दोनों मिलकर के ड्रग्स का इलीगल धंधा करते तो जरूर थे, क्योंकि उसे अपने बर्थडे पर मोटरसाइकिल चाहिए थी, मगर इसका तुम्हारे बेटे के गायब हो जाने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और अब घबराया हुआ उल्रिक वहां से निकल जाता है। वहीं सीन शिफ्ट रात को जंगल में केव्स के पास में होता है, जहां ब्लू कमरे में से एरिक की लाश को निकाल करके वही काला हुडी पहना शख्स कहीं दूर जा रहा था। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि जो होटल में है ये वही शख्स है, उसका नाम कुछ और है और इसका नाम कुछ और है, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। वहीं इसी जंगल में रात को एक ट्रक के थ्रू अलेक्जेंडर एक ट्रक में कुछ सामान शिफ्ट करवा रहा था, और ये सामान क्या है, इतना खास क्यों है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहानी में आगे मालूम चलेगा। यहाँ हम हैना और जोनस को देख पाते हैं, जहाँ पर जोनस का अपनी मॉम से पूछना था कि क्या आप सचमुच अपने पति यानी कि माइकल से प्यार करती थी, जहाँ पर हैना उसकी बातों को सुनकर के हिचकिचा जाती है और कोई भी जवाब ठीक से दे नहीं पाती। वहीं रात को हड़बड़ाया हुआ और भीगा हुआ उल्रिक अपने घर पहुंचता है। हालांकि उसकी वाइफ कैटरीना को मालूम तो था कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, मगर इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी उसका बेटा था, जिसे तलाशना जरूरी था। इसलिए वो उल्रिक का साथ निभाती है और कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे जल्द से जल्द बताना। वहीं हम देख पाते हैं कि पूरे विंडन शहर की लाइट्स जलने बुझने लगती है और आसमान से चिड़िया मरी हुई गिरने लगती है, जहाँ शार्लेट एक चिड़िया को उठाती है और कुछ याद करती है। अब वो क्या याद करती है, वो राज इसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम उस अननोन पर्सन को देख पाते हैं जो कि दीवारों पर मिकेल की गुमशुदगी का एक पोस्टर लगा रहा था, जिसमें लिखा हुआ था हु इज मिकेल, मगर वो हु को काट करके कर देता है व्हेन इज मिकेल। अब ये सीरीज जर्मन में है, तो बेसिकली इंग्लिश में मतलब था कि वेयर इज मिकेल, यानी कि वो कहाँ है, मगर उसे काट करके वहां पर लिख दिया गया था कि व्हेन इज मिकेल, यानी कि मिकेल कब है, यानी कि कौन से टाइम पीरियड में है। जिसके बाद सीन डायरेक्टली मिकेल पर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि उस गुफा से बाहर निकल करके आता है, मगर इस बार अपने घर पहुंचने पर कुछ चीजों को बदला हुआ पाता है, जैसे कि पुराने टाइम की गाड़ी, पुराने टाइम की मोपेड, इनफैक्ट इंटीरियर एक्सटीरियर भी कुछ पुराने टाइप का। और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है कि तभी एक लड़का बाहर आता है और पूछता है कि भाई तू कौन है, जहाँ पर मिकेल कहता है कि ये तो मेरा घर है, तुम कौन हो। और बेसिकली इस लड़के का नाम उल्रिक नेल्सन ही था, यानी कि इसका पिता, जो कि समझ नहीं पाता कि ये छोटा लड़का कौन है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना के साथ वहां से निकल जाता है। यहाँ पर मिकेल अपनी मॉम का पुराना रूप देख पाता है और ये सोचकर हैरान हो जाता है कि ये मैं कौन सी टाइमलाइन में पहुंच गया। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें तारीख लिखी थी 1986, यानी कि वो 33 साल पीछे पास्ट में आ चुका था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका थर्ड एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 3, जहां पर वक्त दिखाया गया है 1986 का। मिकेल जो कि घर के बाहर था, दरवाजे से घर के अंदर देख पाता है कि टीवी चल रही है। जब वो अपने ही घर के अंदर आता है तो हर चीजों को बदला हुआ देख पाता है, क्योंकि उसका खुद का 2019 वाला घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद वो अपनी दादी यानी कि जस्ट अभी घर से बाहर निकले उल्रिक की मॉम को देख पाता है, यानी कि जेना नेल्सन, और उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरे मॉम एंड डैड को देखा है। अब बेसिकली जेना, जिसका बेटा मैड्स 1 महीने पहले खो चुका था, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जेना को मिकेल मैड्स जैसा नजर आता है। उसे लगता है कि वो उसका बेटा है और वो उसे यहीं पर रुकने के बारे में कहती है, मगर मिकेल डरकर वहां से भाग जाता है। देन यहाँ हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर इनेस खानवाल्ड को देख पाते हैं। ये वही इनेस है जिसे हमने एपिसोड 1 में उस खास छोटे से बॉक्स के अंदर से वो लेटर पढ़ते हुए देखा था, जिस पर 4 नवंबर 2019 के रात के 10:13 का टाइमिंग लिखा हुआ था। देन यहाँ पर हम शार्लेट को देख पाते हैं, जो कि 2019 के अंदर पुलिस ऑफिसर थी। वो रोड पर आकर देखती है तो उसे मालूम चलता है कि बहुत सारे पंछी, जो कि न जाने कैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मरते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को बताऊं कि ये जो पूरा थर्ड एपिसोड है, इसमें कंप्लीटली 33 साल पीछे की सारी वारदातें दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इगॉन टाइडमैन दिखाए जाते हैं, जो कि मैड्स के गायब हो जाने की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि हर वक्त उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और इसी वजह से वो ड्रिंक भी कर रहे थे। देन सीन यहाँ क्लॉडिया टाइडमैन यानी कि उन्हीं की बेटी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी बेटी को कार में बिठा करके स्कूल लेकर के जा रही थी और रास्ते में ये भी बता रही थी कि तुम इस तरीके से झल्ली बन करके घूमती हो, थोड़ी ढंग से रहा करो, और वैसे भी पूरे शहर के अंदर मैं ही सबसे बड़ी लेडी अफसर बनी हूँ। तो बेसिकली क्लॉडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट का CEO बनाया जा रहा था, उसे एक बड़ी पोस्ट मिलने वाली थी। इसी वजह से वो खुश भी थी, मगर अपनी बेटी के चलते रुझान की वजह से परेशान भी थी। कार में बैठी ये वही रेजिना टाइडमैन है, जो कि आगे चल करके होटल विंडन को संभालेगी। अब यहाँ पर स्कूल में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर छोटा मिकेल हर जगह अपने मॉम एंड डैड को ढूंढने लगता है। तो बेसिकली जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने
बताया था कि इस स्कूल की प्रिंसिपल कैटरीना नेल्सन थी, तो वो यहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगता है। मगर जैसा कि वो टाइम में पीछे आ चुका था, इसलिए उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। मगर वो अपने मॉम एंड डैड के पुराने वर्जन यानी कि 33 साल जवान वाले वर्जन को देख पाता है और यहाँ पर इनफैक्ट उसकी मुलाकात हैना से भी होती है। मगर ये जो जवान बच्चे थे वो सोचते हैं कि ये बच्चा हमारे घर पर भी आया था और न जाने स्कूल में भी क्या ढूंढ रहा है, इससे ज्यादा बातचीत मत करो, ये तो कोई पागल लग रहा है, इसके कपड़े भी अजीब है। वहीं पर सीन क्लॉडिया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपनी कार को पार्किंग में लगा करके सीधा अपने पावर प्लांट में पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर हम उसी ओल्ड एज वाले बूढ़े इंसान यानी कि हेल्गा डॉपलर के जवान वाले वर्जन को देख पाते हैं, जो कि इसी पावर प्लांट में एक वर्कर की तरह काम कर रहा था। हालांकि इसके फादर खुद ही इस पूरे प्लांट के मालिक हैं, मगर वो अपने बेटे को इतना कामयाब समझते नहीं थे, इसीलिए उसे सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी थी। यहाँ पर हेल्गा अपनी बचपन की दोस्त क्लॉडिया को एक गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट बहुत ज्यादा खास है, आगे चल करके एक बड़ा रोल प्ले करेगा। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन वो जमीन पर कुछ बच्चों की कारस्तानी को मिटा रहा था जिस पर लिखा था नो फ्यूचर, और ये भी आगे के एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा रेफरेंस बनेगा। देन सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े फार्म में, तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी भेड़ें थी वो सारी मारी जा चुकी थी। इस वक्त यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मिस्टर एगॉन डाइडमैन एक किसान से बातचीत कर रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, जहाँ पर उस किसान का बताना था कि ऐसा लग रहा हो मानो कि इन भेड़ों को हार्ट अटैक आ गया, मगर एक साथ इतने सारों को हार्ट अटैक आ गया ये तो इम्पॉसिबल है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सभी के कान फट चुके हैं, ऐसा लगता है मानो कि इन्होंने कोई बहुत जोरदार का शोर सुन लिया हो। यहाँ पर क्लॉडिया जब पावर प्लांट में एंट्री करती है तो उसकी असिस्टेंट उसे कुछ डेटा ला करके देती है, मगर ये डेटा नॉर्मल होने वाले डेटा से थोड़ा अनयूजुअल दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि इसके स्टैटिक्स कुछ और ही बयान कर रहे थे, जिस पर क्लॉडिया बताती है कि शायद मुझे इसे फिर से रीचेक करना पड़े। यहाँ पुलिस स्टेशन में एगॉन के पास में मिकेल भागता हुआ आता है और कहता है कि मेरे फादर जो कि हैं उल्रिक नील्सन वो यहाँ पर काम करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मगर एगॉन टाइडमैन का कहना था कि उल्रिक तुम्हारा फादर वो तो एक छोटा बच्चा है और मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए भेजा है, मैं अभी जाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ, बाकी तब तक तुम यहीं पर रुको, और तुम्हारे चेहरे पर काफी ज्यादा घाव भी लग रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें मारा पीटा है, मैं अभी किसी डॉक्टर को यहाँ पर भेजता हूँ, तब तक यहीं पर मेरा इंतजार करना। और वो मिकेल को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी कंपनी में और हमें दिखाई पड़ते हैं ट्रॉन्टे नेल्सन यानी कि मिकेल के दादाजी। घर पे 1 महीने से उसका बेटा गायब है, उसकी खुद की वाइफ पगलाई हुई है, लेकिन भाई साहब को आशिकी करने से फुर्सत कहाँ मिल रही है, और वो क्लॉडिया से आज रात मिलने का डिसाइड करता है। जबकि क्लॉडिया कहती है कि हमारे बीच में बचपन में प्यार था मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, तो हम दोनों को सेपरेट लाइफ ही जीनी चाहिए। मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमें क्लॉडिया की आंखों में ट्रॉन्टे के लिए प्यार दिखाई पड़ता है। वहीं पुलिस स्टेशन में बैठा मिकेल, जिसे की सारी चीजें बहुत ज्यादा अनयूजुअल लग रही थी, जैसे कि सामने पड़ी फाइल जिसमें लिखा था कि निल्सन जो कि 1 महीना पहले गायब हो चुका है, और हमेशा मिकेल अपने फादर उल्रिक से सुना करता था कि उनके भाई मैड्स आज से 33 साल पहले गायब हो चुके थे और ये वही समय था। इनफैक्ट यहाँ पर मिकेल को वही बचपन की फोटो भी दिखाई पड़ती है। वो समझ चुका था कि ये टाइमलाइन उसकी नहीं है, उसे जल्द से जल्द इस 1986 वाली टाइमलाइन से निकल करके खुद की टाइमलाइन 2019 में पहुंचना ही होगा। इसलिए वो गुफा में थोड़ी रोशनी के लिए एक लाइटर अपने पास में रख लेता है। मगर तभी इनिस खानवाल्ड जो कि हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, वो मिकेल को थोड़ी सी दवाई लगाने के लिए पहुंच जाती है। मिकेल जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था इसलिए कोई भी बातचीत नहीं करता। यहाँ पर एगॉन टाइडमैन सीधा उल्रिक के घर पर पहुंचे होते हैं, जो कि इस वक्त एक मेटल सॉन्ग सुन रहा था जिसकी वर्डिंग्स थी द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। यहाँ पर एगॉन आकर उल्रिक को बहुत ज्यादा झाड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में क्या उस बच्चे को तूने भेजा था, जहाँ पर उल्रिक को यह महसूस होता है कि ये पुलिस ऑफिसर पी करके मेरे घर में आया है। एक तो 1 महीने से मेरा भाई मिल नहीं रहा और ऊपर से मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जामात लगा रहा है, और वो एगॉन को खरी खोटी सुनाकर उनका खुद का काम प्रॉपरली करने की सलाह देता है। यहाँ सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर मिकेल को चेक करते हैं, थोड़ी बहुत दवाई देते हैं, मगर इनेस को ये बच्चा थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए वो उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि बेटा तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो। मगर मिकेल जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था इसीलिए वो इनेस से कुछ कह नहीं पाता। मगर जब वो जा रही होती है तो अचानक से पीछे से मिकेल कहता है कि आई एम फ्रॉम फ्यूचर, मगर इनेस को उसके पास पड़ी कुछ कॉमिक्स पर कैप्टन फ्यूचर लिखा दिखाई पड़ता है, तो उसे लगता है कि ये बच्चा सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देती। यहाँ पर हम पावर प्लांट के मालिक बर्न्ड डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि पैरों से अपाहिज होने की वजह से व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके पास में इस वक्त क्लॉडिया आई थी, जो कि उनसे कहती है कि हालांकि आप यहाँ के सीईओ हैं, आपने अपनी पोस्ट मुझे दी है, मगर मुझे इन दिए हुए डेटा में कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। जिस हिसाब किताब का यहाँ का प्रोडक्शन है, जिस तरीके से यहाँ
जहाँ पर इस न्यूक्लियर प्लांट में चीजों को डेवलप किया जा रहा है उस हिसाब से डेटा बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। और अगर इस डेटा की मानी जाए तो खर्च भी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन कंपनी का खर्च तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप मुझसे कोई बात छिपा रहे हैं? और सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद में हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि उन मरी हुई चिड़ियाओं की ड्राइंग्स बना रही थी। देन सीन यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक सर्जन उन भेड़ों की ऑटोप्सी करता है और पुलिस ऑफिसर एगॉन डाइडमैन को बताता है कि इन भेड़ों पर कुछ अजीब तरीके का हमला हुआ है। जितनी भी भेड़ें मरी है, मैंने एक कॉमन चीज सभी में नोटिस करी है कि इनके कान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो झुलस गए हो या फिर कोई बहुत जोरदार का शोर इन्होंने सुन लिया हो। बाकी पूरी बॉडी सही सलामत है। वैसे कल शाम को मेरे घर पर दावत है, तो अगर आप आना चाहें तो आ जाइएगा, क्योंकि मेरी वाइफ मटन बहुत अच्छा बनाती है। इसका मतलब ये था कि ये डॉक्टर मरी हुई भेड़ों को वेस्ट ना करके इस पूरे शहर के लोगों को यूं ही मुफ्त में खिला देना चाहता था। देन यहाँ पर बर्न्ड डॉपलर लेकर आता है क्लॉडिया को इस पूरी खास फैसिलिटी के सबसे खास हिस्से में और एक चाबी देता है और कहता है कि या तो इस राज को सिर्फ मैं जानता हूँ और या फिर अब तुम जानने वाली हो। और इसी के साथ वो उसे इस पूरी सीरीज का एक बहुत ही शानदार डायलॉग बोलता है, द थिंग यू नो इज ओनली अ ड्रॉप, द थिंग्स यू डोंट नो इट्स एन ओशन। यानी कि जितना तुम जानते हो वो सिर्फ बूंद भर है और जो तुम नहीं जानते वो पूरा महासागर है। और इसका मीनिंग क्या है ये आगे चल करके इस पूरी सीरीज में डिस्क्लोज होता जाएगा। और जब क्लॉडिया उस गुफा में नीचे उतरती है तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट को देख पाती है। ये इतना ज्यादा था कि पूरे के पूरे शहर क्या पूरे के पूरे देश को उड़ा सकता था। वही सीन रात में शिफ्ट होता है जहां पर एगॉन टाइडमैन अपने घर लौट रहा था, मगर रास्ते में गिरते हुए पंछियों से डर जाता है, क्योंकि पहले जहाँ एक दिन भेड़ बकरियां मारी जा रही थी और अब तेज धनादन पक्षियों के भी कान झुलस रहे थे और सब के सब मर रहे थे। ये पहली वो सुलझा नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ माइकल उस हॉस्पिटल से भाग जाता है क्योंकि उसे अपनी टाइमलाइन में जो पहुंचना था। यहाँ रास्ते के बस स्टैंड पर बैठे हम उल्रिक और हैना को देख पाते हैं। हैना जो कि उल्रिक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उससे पूछती भी है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम किससे प्यार करते हो। जहाँ पर उल्रिक कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तुम्हारे दिल में क्या है, अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो तो वो क्या होगी। जहाँ पर हैना कहती है अ वर्ल्ड विदाउट विंडन, यानी कि वो दुनिया जहाँ पर विंडन ना हो। और अब एक एक करके हमें 2019 और 1986 के किरदार एक साथ दिखाए जाते हैं कि कौन आखिर कौन है। वहीं घर पर क्लॉडिया जब हेल्गा डॉपलर दिया गया गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर उसे एक किताब मिलती है जो कि H.G. तनहाउस ने बनाई थी और ये वही किताब थी जिसके अंदर जर्नी थ्रू ट्रैवल लिखा हुआ था और यही किताब आगे चल करके इस पूरी कहानी को रचेगी। यहाँ पर हम मिकाएल को देख पाते हैं जो कि उस लाइटर की रोशनी के थ्रू उस गुफा को पार करने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को 2019 से लेने के लिए उल्रिक नील्सन उस गुफा में पहुंचा था। अब ये दोनों ही लोग गुफा के दोनों छोरों से एक तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर उल्रिक अपने बेटे मिकाएल के लिए चिल्लाता है कि शायद वो मेरी आवाज सुन ले और मिकाएल को भी कहीं ना कहीं अपने पिता की आवाज आती तो है। ये दोनों होते तो आमने सामने हैं, मगर इस गुफा के 33 साल के ड्यूरेशन को पार नहीं कर पाते। वहीं मिकाएल एक पत्थर से टकरा करके गिर जाता है और उसकी टांग पर जोरदार की चोट आ जाती है और ये दोनों ही अपनी अपनी टाइमलाइन में बैठ करके रोने लगते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है H.G. तनहाउस पर जो कि एक टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये वही टाइम मशीन थी जो कि हमने उस अननोन पर्सन के बैग में देखी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका 4th एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में विंडन का वही छोटा सा बंकर दिखाया जाता है जहां पर एक इंसान सफाई कर रहा होता है। इसी पर्सन ने पुराने कुछ टाइम में लाशों को इधर उधर किया होता है और इसका नाम होता है नोवा। जिसके बाद सीन यहाँ पर हेल्गा डॉपलर पर शिफ्ट होता है जो कि छोटे छोटे लकड़ियों के खिलौने बना रहा था। देन सीन यहाँ डॉपलर फैमिली पर शिफ्ट होता है जहां पर हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस्का जो कि चिल्लाते हुए बाहर निकल रही है और पूछ रही है कि मेरी लिपस्टिक कहाँ पर है। यहाँ पर हम उसके माता पिता यानी कि शार्लेट डॉपलर और पीटर डॉपलर को देख पाते हैं जो कि अलग अलग रूम से बाहर आते हैं। इससे व्यूअर्स को मालूम चलता है कि इन दोनों पति पत्नियों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है और काफी टाइम से ये अलग अलग ही रह रहे हैं। वहीं पर हम जोनस को देख पाते हैं जो कि उस मैप को देख देख कर ये सोच रहा था कि आखिर मेरे फादर ने उस गुफा पर कितनी रिसर्च करी है कि इतने सारे पेपर इतनी सारी ड्राइंग्स बना दी। यहाँ फ्रांसिस्का चिल्लाते हुए अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ के पास आती है जो कि बोल और सुन नहीं सकती यानी कि डम एंड डेफ। तो वो इशारों में उससे बातें करती है और पूछती है कि उसने उसकी लिपस्टिक ली है क्या। जहाँ पर एलिजाबेथ का बताना था कि वो लिपस्टिक का क्या करेगी, वो तो एक छोटी बच्ची है, मगर फ्रांसिस्का को पूरी श्योरिटी थी कि उसकी लिपस्टिक उसकी छोटी बहन ने ही चुराई है। यहाँ पर जोनस तैयार था अब उस गुफा में जाने के लिए, मगर उसकी मॉम हैना जिसके अंदर अभी भी तड़प मच रही थी वो इस बार भी अपने खुद बेटे को पूछ लेती है कि घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, क्या कुछ एक्साइटिंग किया जाए। मगर
जोनस कहता है कि मदर थोड़ा संभल जाओ, अब ये है ना कितनी कमीनी है वो आगे चल करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ पर पीटर अपने फादर हेलगाय के पास पहुंचा होता है और पूछता है कि क्या आपको 33 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में कुछ पता है। मगर इस वक्त हेलगाय जो कि अपनी दिमागी कंडीशन से जूझ रहा था वो कहता है कि टिक टॉक एंड इट गोना हैपन अगेन, बार बार बस यही शब्द रिपीट करता जा रहा था। वही हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपनी बेटी एलिजाबेथ को स्कूल ले जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में वाइल्ड फोटोग्राफी कैप्चर वाला कैमरा दिखाई पड़ता है, जिसे खोल करके वो वहां की एक मेमोरी कार्ड निकाल लेती है। एलिजाबेथ का कहना था कि क्या आपने चोरी करी, जिस पर शार्लेट कहती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और मुझे कुछ एविडेंस चाहिए, इसी वजह से मैंने मेमोरी कार्ड निकाला है, मैं वापस इसे रख दूंगी। यहाँ जोनस उस मैप के साथ में उस विंडन केव के अंदर जाने लगता है और वहीं दूर से वो अनजान शख्स होटल वाला बंदा उसे ऊपर से देख रहा था। यहाँ स्कूल में जब शार्लेट और एलिजाबेथ आते हैं तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड यासीन के पास जा रही हूँ। अब बेसिकली उसका बॉयफ्रेंड यासीन भी डम एंड डेफ था, ये भी सिर्फ इशारों की भाषा ही समझता था और ये लड़का आगे चल करके बहुत मेन रोल प्ले करेगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर मैग्नस जो कि अभी भी अपने छोटे भाई के गुम हो जाने की वजह से फ्रांसिस्का को गुनहगार समझ रहा था, वो उसे बार बार घूर करके देखता है, मगर फ्रांसिस्का डर के मारे क्लास से निकल जाती है और उसका पीछा करते हुए मैग्नस भी क्लास से निकल जाता है। देन सीन यहाँ एक सर्जन पर शिफ्ट होता है जिसे शार्लेट ने अपनी कुछ मरी हुई चिड़ियाएं ला करके दी थी। अब यहाँ पर सर्जन का बताना था कि ऑटोप्सी के दौरान मैंने ये पाया कि इन सभी पक्षियों के कान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, मानो कि कोई रेडियो एक्टिवेशन या फिर कोई आसमानी उड़ती तरंगे जिन्होंने इन सभी पक्षियों को बेहाल कर दिया, इस वजह से ये मारे गए। तब शार्लेट सोच में पड़ जाती है कि ऐसा ही कुछ आज से 33 साल पहले भी हुआ था, क्या ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ गुफा के अंधेरे में जोनस पहुंच चुका था एक टॉर्च लेकर के और काफी देर ढूंढने के बाद में भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो गुफा है ये ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जाने में और आने में 2.5 घंटे यानी कि टोटल 5 घंटे बीत जाते हैं। यानी कि अगर कोई शाम को घुसेगा तो सीधा रात को ही बाहर निकलेगा, वो भी विदाउट एनी क्लू। मीनवाइल शार्लेट पहुंची होती है अपने असिस्टेंट वॉलर के पास में और उसे कहती है कि आज से 33 साल पुराने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स छान मारो कि उन दिनों में कौन कौन से बच्चे गायब हुए थे। वॉलर कहता है कि ये सारा काम तो डिजिटली नहीं है, इन्हें तो मैन्युअली खुद जाकर के एक एक फाइल को चेक करना पड़ेगा, मगर अब उसे ऐसा करना ही पड़ता है। वहीं शार्लेट खुद के ऑफिस में जाकर के उस चुराई गई पेन ड्राइव के अंदर से कुछ फुटेजेस निकालने की कोशिश करती है, जिसमें उसे ये मालूम चलता है कि रात के 10:30 से 11 के बीच में उसके पति पीटर की कार उसी रोड यानी कि उस पावर प्लांट के पास से गुजरी थी। यानी कि गायब हुए बच्चों के पीछे का रीजन हो सकता है कि उसका पति पीटर हो और वो उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकलवा लेती है, जिसके बाद में वो पीटर को कॉल करती है और पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि उस दिन रात को तुम कहां पर थे। जहां पर पीटर कहता है कि मैं तो अपने फादर हेलगाय के पुराने घर में गया था उनकी पुरानी चीजें देखने के लिए। शार्लेट दोबारा पूछती है क्या तुम कुछ छिपा तो नहीं रहे, जिस पर पीटर मना कर देता है। यहाँ पर सीन फ्रांसिस्का पर शिफ्ट होता है जो कि जंगल में उसी ब्रिज के नीचे रेल की पटरी के पास में एक डब्बे में से कुछ सामान निकाल करके वहां से चली जाती है और दूर खड़ा मैग्नस उसे नोटिस कर रहा था। जिसके बाद हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंचती है। ये बेसिकली एक ट्रांसजेंडर था। शार्लेट का उससे पूछना था कि क्या पीटर डॉकलर यहाँ पर आता जाता रहता है, जिस पर उसका बताना था कि हाँ आया तो था, मगर उसे अब करीब 1 साल हो गया दोबारा लौटा हुए। क्या हुआ, तुम्हारे बीच कुछ अनबन है क्या? और शार्लेट ये सुनकर के वापस से लौट जाती है। यहाँ पर हम पावर प्लांट के पास ब्लैक हुडी पहने उल्रिक को देख पाते हैं जो कि इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर उसका बच्चा कहाँ पर गया। यहाँ सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पर फ्रांसिस्का कपड़े बदलकर अपने बॉलरूम डांस के लिए चली जाती है, मगर उसके बैग में से जो सामान पड़ा था मैग्नस उसे निकाल लेता है। वहीं शार्लेट के पास में उल्रिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैं इल्लीगल जांच पड़ताल के लिए सीधा पावर प्लांट में जा रहा हूँ, अगर मुझे वहां पर बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मीनवाइल हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड यासीन से बातचीत कर रही थी, वो भी साइन लैंग्वेज में। और अब जैसा कि स्कूल खत्म हो चुकी थी तो यासीन की मॉम उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, जहां पर एलिजाबेथ बताती है कि मेरी मॉम शेरिफ है यानी कि एक पुलिस वाली है और उन्होंने कहा था कि मैं लेने के लिए आऊंगी, अगर मैं यहाँ नहीं मिलूंगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। वहीं शार्लेट जो कि अपने ससुर जी के घर पहुंची होती है, मगर घर में तो उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वहीं पास बने बंकर में वो उतर कर जाती है। अब ये 2019 का मोमेंट है, इस वजह से ये बंकर पूरी तरीके से खाली है। इस बंकर में आगे चल करके बहुत सारी गतिविधियां होगी, इंसिडेंट्स होते जाएंगे, वो मैं आपको एक एक करके क्लियर करता जाऊंगा। यहाँ अपनी डांस क्लास खत्म कर लेने के बाद में जब फ्रांसिस्का लौट कर आती है तो मैग्नस उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से, क्या तुम भी एक प्रोस्टिट्यूट हो? जिस पर फ्रांसिस्का का बताना था कि उसमें से कुछ ड्रग मैंने भी रख लिया था और
से बेच बाच करके जो पैसे आए वो मैंने अपने पास रख लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मुझे पैसे देते नहीं। और रही बात तुम्हारे भाई मिकल की, तो मैंने उससे कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर मैग्नस को सच्चाई समझ में आती है और कहीं ना कहीं वो फ्रांसिस्का से प्यार कर बैठता है। वहीं पीटर के पास में उसकी वाइफ शार्लेट का कॉल आता है और वो कहती है कि क्या तुम एलिजाबेथ को स्कूल से लाने के लिए निकल जाओगे, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है और मुझे पावर प्लांट निकलना पड़ेगा। पीटर कहता भी है कि मेरे कुछ क्लाइंट है आने वाले हैं, मुझे उनको थेरेपी देनी है, मगर शार्लेट कहती है कि हमारी बेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसे स्कूल से लेकर के आओ। वही हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं जिसने की झूठ बोला था अपनी बहन से और लिपस्टिक खुद के पास ही रख ली थी। यहाँ सीन हेल्गा डॉपलर पर शिफ्ट होता है जो कि ओल्ड एज फैसिलिटी से भाग करके जंगल में निकल जाता है, सिर्फ एक लाइन रिपीट करते हुए कि ही हैज टू स्टॉप इट, यानी कि अब उसे ये सारे काम रोकने पड़ेंगे। किसे रोकने पड़ेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ रास्ते में बारिश आ जाती है और एलिजाबेथ को रोड पर एक रेडर नाम की चॉकलेट का रैपर मिलता है। ये चॉकलेट आज से 33 साल पहले 80s में लोग खाया करते थे। वहीं जब पीटर स्कूल पहुंचता है तो उसे एलिजाबेथ वहां पर नहीं मिलती। बाकी टीचर्स का बताना था कि शायद वो तो खुद ही घर निकल गई, जिस पर पीटर घबरा जाता है। यहाँ पर शार्लेट अलेक्जेंडर डाइडमैन के पास पहुंची होती है, क्योंकि डाइडमैन ने उल्रिक नील्सन को रंगे हाथ पकड़ा था उसके पावर प्लांट में छानबीन करते हुए। अब वो चाहता तो इनके ऊपर एक पुलिस केस बना सकता था, मगर ये सभी बचपन के दोस्त थे, इसलिए कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं होती। जिसके बाद शार्लेट उल्रिक को अपनी गाड़ी में बिठा करके घर लेकर जाने लगती है। रास्ते में उल्रिक बहुत ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि ये सारी चीजें दोबारा से हो रही है। पहले मेरा भाई गायब हो गया, जिसके बाद मेरा बेटा गायब हो गया, शहर का एक लड़का भी गायब है और फिर एक अनजान लाश हमें मिलती है जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है। जिस पर शार्लेट उसे शांत करती है और बोलती है कि हम जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। जिस पर उल्रिक गुस्सा होते हुए बताता है कि हमें सोल्यूशन नहीं, हमें सर्च वारंट चाहिए, वो भी अलेक्जेंडर टाइडमैन के खिलाफ, ताकि उसकी पावर प्लांट में जाकर के सर्चिंग करी जा सके और गुमशुदा बच्चों को बचाया जा सके। और जब वो घर पहुंचती है तो पीटर बताता है कि मैंने उसके स्कूल में कॉल करके हर जगह पर पूछताछ करी, मगर अभी तक एलिजाबेथ नहीं आई। मुझे तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वहीं सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहां पर हेल्गा उस केव के पास पहुंचा था, मगर वहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी, इसलिए वो हेल्गा को वापस से अपने साथ ले चलते हैं। इसी बीच सीन डॉपलर फैमिली पर शिफ्ट होता है जहां पर एलिजाबेथ लौट आती है। मॉम एंड डैड पूछते हैं कि भाई तुम गई कहां पर थी, हम पूरे दिन भर से परेशान हो रहे थे। जहां पर एलिजाबेथ बताती है कि आप लोग जब मुझे लेने नहीं आए तो मैं पैदल ही आ गई और इस वजह से मुझे आने में लेट हो गया, मगर किसी ने मुझे आपके लिए ये गिफ्ट दिया है। अब ये बेसिकली पॉकेट वॉच थी जिसके ऊपर लिखा था फॉर शार्लेट, और ये घड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके एक बड़ा रोल प्ले करेगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं रात को जब जोनस अपने कमरे में सो रहा था तो उसके मैप में जहां लिखा था वेयर इज द क्रॉसिंग, तो वो अनजान हुडी वाला शख्स आकर के उसके मैप में एक डायरेक्शन बना करके निकल जाता है। वहीं सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहां पर यासीन भी अपने घर के लिए उस जंगल के रास्ते से निकला था, मगर एक शख्स उसे आकर के अगवा कर लेता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में लास्ट टाइम हुई सारी गतिविधियों को प्रेजेंट टाइम के साथ जोड़ करके नए और पुराने सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि 33 साल पहले वो किस तरीके से दिखा करते थे और अभी वो कौन कौन बन चुका है। यानी कि 1986 और 2019 के कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ विंडन पर शिफ्ट होता है जहां पर अब 2 की जगह तीसरा बच्चा यानी कि यानिस भी गायब हो चुका था। पूरा शहर पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रोटेस्ट कर रहा था कि आखिर तुम लोग अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे, दिन ब दिन बच्चे गायब होते जा रहे हैं। जिसके बाद सीन डॉपलर फैमिली पर शिफ्ट होता है जहां पर शार्लेट अपनी बेटी एलिजाबेथ, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी, उससे साइन लैंग्वेज में पूछने लगती है कि आखिर ये वॉच तुम्हें किसने दी। जहां पर एलिजाबेथ का बताना था कि ये वॉच मुझे नोवा नाम के एक शख्स ने दी, जिसने ब्लैक कपड़े पहने थे प्रीस्ट की तरह और एक ब्लैक टोपी लगा रखी थी, उसकी आंखें नीली थी। जहां पर शार्लेट को अब यकीन होने लगता है कि ये काले कपड़े पहना शख्स ही आए दिन विंडन शहर के बच्चों को अगवा कर रहा है। इसलिए वो एलिजाबेथ से बिल्कुल सेम स्केच बनवाने को कहती है उस पर्सन का जिससे वो मिल करके आई थी। जिसके बाद वो अपने पति पीटर को भी पूछती है कि क्या इन सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं, अगर है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर बाद में मुझे मालूम चला तो फिर शायद तक मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। यहाँ पर 1986 में हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है जहां पर इनेस मिलने के लिए आई थी माइकल से और पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या ऐसा कुछ है जो कि तुम बताना चाहते हो मगर बता नहीं पा रहे। अब यहाँ पर माइकल, जो कि एक रात पहले ऑलरेडी अपनी टांग तोड़वा करके उस केव से आया था और उसे वापस अपने टाइम में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो ऑलरेडी बौखलाया हुआ था, इसलिए कुछ भी बातचीत नहीं करता। देन सीन उस अननोन पर्सन पर शिफ्ट होता है जो कि उस खास बैग को खोल करके टाइम मशीन को एक बार चेक करता है। इसके
बाद हम 2019 में बारतोश को देख पाते हैं, जिसके पास में वो फोन था जो कि उसे ड्रग की थैली में मिला था। अब इस फोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है जो कि बारतोश को आज शाम को मिलने के लिए कहता है। यहाँ पर सीन हैना पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त नेल्सन फैमिली के पास में खाना लेकर के आई थी। और जब कैटरीना दरवाजा खोलती है तो हैना कहती है कि मुझे लग रहा था कि इस वक्त तुम्हारी कंडीशन खाना बनाने की होगी नहीं, क्योंकि एक तो करीब 7 दिनों से तुम्हारा बेटा गायब है, ऊपर से उल्रिक भी परेशान लग रहा था, इसलिए मैं ही कुछ बना करके ले आई। इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए कैटरीना उसे घर के अंदर आने के लिए कह देती है। मगर जैसे ही उल्रिक आता है तो हैना बोल पड़ती है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो क्या उल्रिक तुम मुझे छोड़ दोगे? जहाँ पर कैटरीना कहती है कि हाँ, ये तो तुम्हें छोड़ेगा ही, ये क्यों नहीं छोड़ेगा। मगर जाते वक्त वो उससे गुड बाय करने के लिए हग भी करती है और उसकी खुशबू सूंघ लेती है। जहाँ पर अब कैटरीना को पूरी तरीके से यकीन हो चला था कि उल्रिक हमेशा घर से झूठ बोल करके हैना के पास ही जाया करता था। यहाँ सीन विंडन होटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अननोन पर्सन अपना कुछ सामान पैक करके रेजिना को दे देता है और बोलता है कि इस वक्त मुझे निकलना पड़ेगा, ये कुछ सामान है जो कि एक खास पते पर डिलीवर कर देना, और मेरा अभी भी कुछ सामान उस रूम के अंदर है, तो टेंशन मत लो, मैं पेमेंट करता रहूंगा, मगर वो कमरा मेरे नाम पर ही बुक्ड रहना चाहिए। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त बारतोश के घर पर उससे मिलने के लिए आया था। बारतोश उससे कहता है कि यार एक बहुत ही खास बात हुई मेरे साथ में, वो जो ड्रग की थैली हमने उस केव के वहां से चुराई थी, उसमें से एक फोन बरामद हुआ था। उस फोन पर से मुझे डायरेक्टली ड्रग डीलर ने कांटेक्ट किया और अब वो मुझे और भी बड़ी डील देने के लिए शाम को मिलने के लिए बुला रहा है। तो क्या तुम मेरे साथ उससे मिलने के लिए शाम को चलोगे? क्या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ सीक्रेट के लिए? तो जोनस कहता है कि हाँ, तुम मेरे दोस्त हो और शाम को हम जरूर मिलेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में माइकल से मिलने के लिए वही नोवा शख्स पहुंचा होता है जो कि बार बार टाइम ट्रेवल कर सकता था, और वो माइकल को ये बात कह करके जाता है कि भगवान ने एक प्लान सेट किया है हर जीव जंतु के लिए। हर इंसान अगर उनके दिखाए रास्ते के थ्रू चलता रहेगा तो कुछ भी गड़बड़ ही नहीं होगी। जिस पर माइकल का कहना था कि अगर क्या हो कि भगवान ही गलत हो, जिस पर नोवा का बताना था कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और भगवान कभी गलत नहीं होते, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। यहाँ सीन उल्रिक पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त हैना को घर छोड़ने के लिए निकला था, और वो बार बार हैना को समझाता है कि तुम्हारी ये जो मुझको लेकर के ऑब्सेशन है इसे थोड़ा कम कर लो। हर बार जहाँ देखे मिलने के लिए मुझसे चली आती हो, मैंने कितनी बार समझाया कि बिना कॉल के कभी आया जाया मत करा करो। तो हैना कहती है कि उल्रिक मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जिस पर उल्रिक कहता है कि फिलहाल के लिए तो इस गाड़ी से निकल जाओ और अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद में सीन 33 साल पीछे यानी कि 1986 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम बचपन के हैना, उल्रिक और कैटरीना को देख पाते हैं। बचपन में भी कभी उल्रिक हैना से प्यार नहीं किया करता था, उसे अपने लेवल की कैटरीना पसंद थी जो कि हेल्थ हाइट में ज्यादा तगड़ी और ज्यादा मजाकिया थी। बचपन से ही हैना को उल्रिक पर क्रश था, मगर वो कभी अपना प्यार उसके सामने बयान नहीं कर पाई। और आज बेसिकली जब ये दोनों ही बच्चे बैठे होते हैं यानी कि उल्रिक और कैटरीना, तो इन दोनों के ही बीच में इंटीमेसी को लेकर के बातचीत हो जाती है। वो कहती है कि मैं बच्चे नहीं चाहती, इसलिए कॉन्डम क्या तुम लेकर के आए हो या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। जिस पर उल्रिक कहता है कि हाँ मेरे पास में है, टेंशन मत लो। यहाँ हॉस्पिटल में मिकाएल को काफी दिन हो चुके थे, इसलिए चाइल्ड डिपार्टमेंट की एक पर्सन वहाँ पहुंचती है और कहती है कि बच्चों को हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं और ये हमारे यहाँ पर रुक सकता है, हम जल्दी ही इसके परिवार का पता लगा लेंगे, कहाँ से आया है, क्या करता है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। मगर इनस, जिसका कोई भी शादी के बाद बच्चा नहीं था, हस्बैंड भी मर चुका था, इसलिए वो उस लेडी से कहती है कि क्यों ना इस बच्चे को मैं पाल लूं। जिस पर चाइल्ड डिपार्टमेंट की लेडी कहती है कि ठीक है, एक बार मैं अपनी टीम से बातचीत कर लेती हूँ, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो तुम इस बच्चे को घर पर ले जा सकती हो। देन यहाँ पर सीन जोनस पर शिफ्ट होता है जो कि एक चर्च के बाहर बने ग्रेवयार्ड के पास में बैठा था। अब इस ग्रेवयार्ड में उसके पिता माइकल की कब्र थी। तभी वो अननोन पर्सन ब्लैक हुडी वाला शख्स उसके पास आकर के बैठ जाता है। अब हालांकि यहाँ पर बताया तो नहीं गया कि ये कौन है, मगर मैं पहले ही इसका राज रिवील कर देता हूँ। तो बेसिकली अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि जोनस का ही फ्यूचर वर्जन है, जो कि उसे कहकर जाता है कि भगवान हर किसी के साथ जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इनफैक्ट तुम्हारे पिता का यहाँ नहीं होना भी किसी एक कारण को ट्रिगर करना है, तो टेंशन मत लो, फ्यूचर में सब कुछ सही होगा। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। देन हम यहाँ विंडन का पोस्टल डिपार्टमेंट देख पाते हैं जहाँ पर हैना के फादर काम किया करते थे और वो इस वक्त कुछ चिट्ठियां लेने देने के लिए आए थे कि तभी हैना की नजर दूर बैठे माइकल पर पड़ती है, जिसकी इस वक्त टांग टूटी हुई थी। एक तो उसे वैसे ही उल्रिक पर गुस्सा आ रहा था और ऊपर से अपने आप को उसे शांत करना था और मन में बचपन से ही उसकी ऑब्सेशन था एक तड़प को लेकर के, इसलिए वो बातचीत करने के लिए माइकल के पास पहुंच जाती है। और अब मिकाएल, जिसे कि जादू दिखाना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो हैना से बातचीत करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम ग्रेट मैजिशियन हुडीनी के बारे में जानती हो, और फिर वो उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ स्कूल के कमरे के अंदर कैटरीना और इसी के साथ उल्रिक लगे पड़े होते हैं। वहीं
वहीं प्रेजेंट टाइम यानी कि 2019 में जोनस के स्कूल में आज मार्था का एक प्ले था जो कि बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की पावर्स होती है, एक लाइट और एक शैडो। फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा ताकतवर है, फर्क इस पर है कि हम विश्वास किस पर करते हैं। और ये लाइंस आगे चल करके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वहीं हम हैना को देख पाते हैं जो कि 1986 में उल्रिक और कैटरीना को साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेती है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वह एक हार्ड डिसीजन लेने वाली थी। यहाँ हम बार्तोश को देख पाते हैं जो कि डीलर से बातचीत करने के लिए पावर प्लांट के पास पहुंचा होता है और अपने दोस्त जोनस को कॉल लगाता है, मगर जोनस अब उसका साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। इसीलिए बार्तोश अकेला ही आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम मार्था के पास आए हुए जोनस को देख पाते हैं जो कि उससे अपने प्यार का इजहार करता है। तो मार्था कहती है कि आखिर तुम चले कहाँ गए थे, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा पॉसेसिव हूँ, और अब ये भी क्योंकि दोनों आपस में प्यार करते थे इसलिए किस कर लेते हैं। वहीं बार्तोश जाकर के ड्रग डीलर या फिर कहें कि इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर नोवा से मुलाकात करता है जो कि उसे अपनी रॉल्स रॉयस में बिठाकर कुछ बातें समझाने लगता है। अब वो क्या बातें हैं वो भी एक बहुत बड़ा राज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ उल्रिक नील्सन अपनी वाइफ कैटरीना के पास पहुंचा होता है, उसके पास जाकर के सो जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कैटरीना जिसके दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि अब उल्रिक उसके हाथों से जा चुका है। यहाँ पर हम हैना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त घर जाने के लिए अपने फादर की गाड़ी में बैठी हुई थी और अपने फादर से एक बात पूछती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक अनयूजुअल थिंग देख ली जो कि गलत है तो आपको क्या करना चाहिए। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि नॉर्मली तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो हाना बताती है कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात होते हुए देखी है तो आप मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले चलिए। जिसके बाद यहाँ पर हम एगॉन टाइडमैन के सामने हैना को देख पाते हैं जो कि ये बताती है कि मैंने आज उल्रिक को एक लड़की का रेप करते हुए देख लिया। उस लड़की को कई बार चोटी भी आई है तो आप जाकर के एक बार बातचीत कर लेना। अब यहाँ पर बेसिकली उसने झूठ बोल दिया था। वो दोनों तो अपने प्यार में थे और अपनी इंटीमेसी वाला काम कर रहे थे, लेकिन इस इंटीमेसी को उसने एक रेप का नाम दे दिया था। इसी वजह से मैंने पिछले एपिसोड में हैना को कमी नहीं बताया था और अब इन्हीं रीजंस के चलते पुलिस वाले आकर के उल्रिक को पुलिस थाने में ठूस देते हैं। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं जिसके पास में एक पार्सल आया था। तो बेसिकली फ्यूचर वाले जोनस ने रेजिना को यही बॉक्स खुद पुराने वाले जोनस के पास डिलीवर करने के लिए भिजवा दिया था। इस बॉक्स में उसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटर और इसी के साथ एक लाइट मिलती है। ये दोनों ही चीजें उसे काम आने वाली थी उस गुफा में और अंदर तक जाने के लिए, और इसी के साथ उसे एक लेटर भी मिलता है। बेसिकली वो लेटर था जो कि उसके फादर माइकल लिख करके मर गए थे। और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि माइकल 2019 का और कोई नहीं बल्कि 1986 में खोया हुआ मिकाएल नील्सन था, जिसने आगे चल करके अपना नाम माइकल रख लिया। और वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम 1986 वाले HG तनहाउस को देखते हैं जिनके पास जोनस मिलने के लिए आया था अपनी टाइम मशीन के साथ में। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 6, जिसकी शुरुआत में हम रेजिना टाइडमैन को गुफा के बाहर बंधा देख पाते हैं, जिसके पीछे का रीजन एक गलत फहमी थी। उल्रिक और कैटरीना को लग रहा था कि पुलिस में हमारी शिकायत रेजिना ने करी होगी, और इसी पास्ट इंसिडेंट्स को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम वाली रेजिना अपनी नींद से जाग जाती है। जिसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट का, जहाँ पर उल्रिक बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अब तो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही थी। हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये बच्चे गायब कहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर हमें हैना के सामने जोनस दिखाया जाता है, जहाँ पर जोनस का अपनी मॉम से पूछना था कि क्या सचमुच आप मेरे फादर यानी कि आपके हस्बैंड माइकल से प्यार करती भी थी या नहीं, क्योंकि पिछले 5 महीनों में मैं जितनी बार रोया हूँ मुझे उनकी इतनी बार याद आई है, मगर आपकी आंखों में एक बार भी, एक पल के लिए भी वैसे गम के आंसू महसूस नहीं हुए। जहाँ पर हैना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। यहाँ पर उल्रिक अपने पुलिस डिपार्टमेंट के ओल्ड रिकॉर्ड सेक्शन में चला जाता है और उन पुराने दस्तावेजों को चेक करने की कोशिश करता है जो कि आज से 33 साल पहले बीते थे, यानी कि उसका भाई मैड्स भी आज से ठीक 33 साल पहले इसी कुछ तरीके से गायब हो चुका था। और इन अनजान राजों का पता लगाने के लिए वो पुराने सारे रिकॉर्ड्स को सुनने लगता है। देन उसके बाद में सीन उसकी वाइफ कैटरीना पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने बेटे मिकाएल के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रही थी और उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि तभी उसके दोनों बच्चे यानी कि मार्था और मैग्नस घर से स्कूल जाने लगते हैं। तो उनकी मॉम कहती है कि तुम्हारा भाई गायब हो चुका है, पापा पर इतना ज्यादा लोड आ रहा है, मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हें अभी भी स्कूल जाना है। जहाँ पर मार्था को गुस्सा आ जाता है और वो कह भी देती है कि वैसे भी आपको हमारी पड़ी ही कहाँ है, जहाँ पर एक बच्चा खो गया है तो एटलीस्ट घर में 2 बच्चे और भी तो हैं, उन पर तो ध्यान देना चाहिए था आपको, मगर हमारी लाइफ से तो आपको कोई लेना
लेना देना नहीं है। और तभी कैटरीना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींच कर एक चांटा जड़ देती है। मार्था तो वहां से निकल जाती है, लेकिन मैग्नस अपनी मॉम यानी कि कैटरीना की हालत को समझ पाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रेजिना के पास में, जिसके पास एक लेटर आया था और इस लेटर में बहुत खतरनाक चीज लिखी हुई थी। वैसे रिवील तो आगे होगा, मगर मैं आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ कि इस लेटर में ये लिखा था कि रेजिना, जिसे कि कैंसर है, वो भी 4th स्टेज और वो आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर मरने वाली है। वही सीन जोनस पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त बैठ करके अपना वही पुराना मैप देख रहा था कि तभी उसे अपने फ्यूचर वाले जोनस के थ्रू उस मैप के अंदर ये लिखा हुआ दिखाई पड़ता है कि फॉलो द सिग्नल, क्योंकि फ्यूचर वाला जोनस रात को छुपके से आया था और उसी ने मैप के अंदर इंडिकेशंस डाल दिए। यहाँ पर उल्रिक अपने पिता के घर पहुंचा होता है, यानी कि ट्रॉन्टे नील्सन के पास में, और उनसे कहता है कि आपको नहीं लगता कि जो चीजें 33 साल पहले बीती थी वो वापस हो रही है? पहले आपका बेटा गायब हो गया, मेरा बेटा गायब हो गया, और क्या आपको पता है कि इन दोनों के बीच में सेम क्या रीजन है, सेम क्या खास बात मैच हुई है? जिस दिन मैड्स गायब हुआ था उस दिन भी आप घर पर नहीं थे, और जिस दिन मेरा बेटा मिकेल गायब हुआ उस दिन भी आप घर पर नहीं थे, गायब थे रात भर। क्या कहीं इन सभी चीजों के पीछे आपका तो कोई हाथ नहीं? और वो अपने पिता का ही गला पकड़ लेता है। जहाँ पर उल्रिक की मॉम उसे शांत करवाती है और कहती है कि नहीं बेटा, इसमें तुम्हारे पिता का कोई हाथ नहीं, ये रात को मेरे साथ में ही थे। हालांकि यहाँ पर उसकी मॉम ने यानी कि जना ने भी झूठ कहा था, और झूठ का रीजन उसके भूलने की बीमारी थी। उसे ये लगता था कि हर रोज रात को उसका पति उसके पास में ही सोता है, मगर ट्रॉन्टे न जाने उसे बिना बताए कहीं चला जाया करता था, और वो कहाँ जाया करता था और क्या करता था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से मैग्नस पर शिफ्ट होता है, जो कि फ्रांसिस्का के छुपाए गए डब्बे के पास पहुंचकर उसमें तहकीकात करता है, मगर इस वक्त वो डब्बा खाली था। जब वो वहां से आगे निकलने लगता है तो पास ही पड़े गद्दे के जस्ट किनूर पर उसे फ्रांसिस्का का लॉकेट भी मिलता है। यानी कि मैग्नस के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि पैसों के बदले यहाँ पर रात को फ्रांसिस्का दूसरे लड़कों के साथ में सोती है, और उसका तो मानो दिल ही टूट चुका था। यहाँ पर हम मार्था को देख पाते हैं, जिसका आज स्कूल में एक प्ले था, कि तभी उससे मिलने के लिए वहां पर बार्थोश पहुंचता है और कहता है कि आजकल तुम मेरे फोन का जवाब भी नहीं देती, मिलने भी नहीं आती, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो बेसिकली यहाँ पर मार्था, जिसके अगेन वापस से दिल में जोनस के लिए जगह बन चुकी थी, इसलिए वो इस बार बार्थोश को किस भी नहीं करने देती और उसे दूर चले जाने के बारे में कहती है। यहाँ पर बार्थोश जब अपने घर पर आता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सारी बातें सच कैसे हो रही है। तो बेसिकली इससे थोड़े दिन पहले जो नोवा मिलकर के गया था, नोवा ने ही उसे सारी बातें क्लियर कर दी थी कि आगे चल करके फ्यूचर में तेरे साथ में क्या क्या होगा। वहीं इवनिंग में जोनस पहुंच चुका था उसी गुफा के पास अंदर जाने के लिए। यहाँ पर सीन कैटरीना पर शिफ्ट होता है, जिसने की हाल ही में अभी फोन बिल की पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मंगवाई थी, आई मीन कॉलिंग हिस्ट्री मंगवाई थी। अब यहाँ पर एक नंबर 855 बार बार कॉल किया गया था, मतलब इस नंबर पर उल्रिक ने हर दिन में करीबन 4 से 5 बार कॉल पर बातचीत करी थी। तो अब ये नंबर थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था और बार बार आ रहा था, इसलिए कैटरीना जब इस नंबर पर कॉल लगाती है तो हैना वो कॉल उठाती है। और अब तो कैटरीना को इस बात की श्योरिटी मिल चुकी थी कि उसके पति उल्रिक का चक्कर उसके बचपन की दुश्मन हैना के साथ में चल रहा है। वहीं गुफा में अब उस लाइट और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर की मदद से जोनस अब आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि इस बार मैप में सिग्नल फॉलो का निशान भी लगा हुआ था। वहीं सीन शिफ्ट होता है विंडन होटल में, जहां पर घबराया हुआ उल्रिक रेजिना के पास पहुंचता है और कहता है कि वैसे तो बचपन में मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, मैंने तुम्हें पेड़ के पास में बांध दिया था, क्या तुम उन बातों का बदला तो कहीं मुझसे नहीं निकाल रही? मेरा बेटा गायब है और ऊपर से तुम्हारा पति जो कि मुझे उस पावर प्लांट के अंदर तक जाने नहीं देता, आखिर तुम किस बात का बदला मुझसे निकाल रहे हो? जिस पर रेजिना कहती है कि पहली बात जो तुमने मेरे साथ स्कूल में किया था वो मैं कब का भूल चुकी हूँ, और दूसरी बात तुम्हारे बेटे का उस पावर प्लांट से, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से या मेरे से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हो सकता है कि वो शहर छोड़कर चला गया हो तुम दोनों माता पिता के परेशान करने की वजह से, तो उसका रीजन तुम मुझे मत बताओ। और हाँ, जाते जाते ये बात भी सुन लो कि पुलिस कंप्लेंट मैंने नहीं बल्कि हैना ने करवाई थी। अब इस बात को सुनकर के तो उल्रिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो 1986 के रिकॉर्ड्स को छानने लगता है कि आखिर उल्रिक नील्सन पर जो 7 नवंबर को केस दर्ज हुआ था वो किसकी शिकायत पर हुआ था। और यहाँ पर उसे सच्चाई पता चलती है कि उसके पीछे रेजिना नहीं बल्कि हैना का हाथ था। इसीलिए वो गुस्से में आकर सीधा हैना का गला पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी कमीनी कैसे हो सकती हो? जब मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो जिसके साथ में हूँ तुमने उसके साथ में मेरी जिंदगी खराब करने के बारे में सोचा और मुझे पुलिस में पकड़वा दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि इसका कितना बुरा हश्र हुआ है? मुझे कम से कम 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा, ऊपर से कैटरीना की माँ ने उसे बहुत मारा पीटा भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो, और अब आज के बाद कभी मेरे मुंह मत लगना। देन यहाँ सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पर मार्था का एक प्ले चल रहा था।
जिसे देखने के लिए बाकी पूरे विंडन शहर के लोग भी मौजूद थे। वहीं हम जोनस को देख पाते हैं जो कि उस सिग्नल को फॉलो करता करता एक ऐसे निशान तक पहुंचता है जहां पर लाल कलर का एक धागा बंधा हुआ था एक कड़ी से, और ये कड़ी एक ड्रैगन के मुंह के जैसी थी जो कि अपनी ही पूंछ को खा रहा था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उल्रिक की मॉम के हाथ में भी ठीक वैसा ही कड़ा था। अब वो आया कहां से, इसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन अब उस डोरे का पीछा करते करते वो एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचता है जो कि 6th एपिसोड का बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न था। इस दरवाजे पर लिखा था सिगमुंडुस क्रिएटुस एस्ट। वैसे फ्रेंच में 6 को सिस ही कहा जाता है और एपिसोड का नंबर भी 6 ही है, मगर इस वाले सिगमुंडुस का अर्थ जो कि बेसिकली लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये था कि इस तरीके से संसार का निर्माण हुआ। और अब जैसे ही जोनस उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक और गलियारा उसे मिलता है। इस गलियारे में आगे जाने पर उसे 2 अलग अलग जगह दिखाई पड़ती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इस बार वो राइट चूज करके राइट में चला जाता है और जब गुफा से बाहर निकलता है तो बाहर का नजारा बिल्कुल ही अलग था, यानी कि वो ठीक 33 साल पीछे पहुंच चुका था। जहां आगे चलने पर उसे एक ट्रक दिखाई पड़ता है और इस ट्रक के अंदर एक बाप और उसकी बेटी जा रहे थे। अब हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो वो लड़की कहती है कि बारिश बहुत ज्यादा है, चलो गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है हम छोड़ देंगे। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इसकी मॉम हैना ही थी जो कि 33 साल पहले कुछ ऐसी दिखा करती थी, जिसे देख करके जोनस बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम उल्रिक को देख पाते हैं जो कि उस बचपन की फोटो को लेकर के उस डेड बॉडी के पास पहुंचा होता है, जहां पर एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि ये लाश जो कि थोड़े दिन पहले मिली थी, ये बेसिकली 33 साल पहले खोया उसका भाई मैड्स था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में वक्त दिखाया जाता है 1953, जहां पर एक अधमरा बच्चा दिखाया जाता है जिसका मुंह पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। इस लड़के का नाम है हेल्गाई डॉपलर और इस वक्त ये जिस कमरे में है ये पूरी तरीके से एक ब्लू रूम होता है जिसके अंदर एक टाइम ट्रेवल मशीन भी होती है। अब ये कमरा बनाया किसने, यहाँ पर आया कैसे, खैर ये तो रिवील आगे चल करके 5-6 एपिसोड बाद होगा, मगर मैं आपको इसी एपिसोड की एंडिंग में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम का सीन शिफ्ट होता है 2019, जहां पर हेल्गाई डॉपलर अपनी नींद से उठता है। देन उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 1986 में। ये उल्रिक नील्सन था जिसे कि इस वक्त जेल में बिठा दिया गया था एक लड़की के रेप के चार्जेस में। और इसी टाइमलाइन के अंदर अब जैसा कि जोनस पहुंच चुका था तो वो रात को एक छोटे से वुड हाउस में सो चुका था और उसके पास में अपने पिता यानी कि माइकल के द्वारा दिया गया लेटर भी था। अब यहाँ से वो अपनी आगे जर्नी स्टार्ट करता है और अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ 2019 में उल्रिक आता है सर्जन के पास में और पूछता है कि वो जो बॉडी मिली थी हमें 4-5 दिन पहले, मैं उसकी शिनाख्त कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये बॉडी यानी कि जिसे भी अभी मारा गया है ये हाल ही में नहीं मारा गया बल्कि बहुत समय पहले मारा गया था और फिर प्रिजर्व करके रखा गया था। तो सर्जन पूछती है कि प्रिजर्व और आखिर कितने दिन, जहाँ पर उल्रिक कहता है कि 33 साल, जहाँ पर सर्जन बताती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर 10 दिन भी किसी बॉडी को किसी आइस बॉक्स में भी रख दिया जाए या फिर कोई एक ऐसी प्रिजर्वेटिव लेयर उसे चढ़ा दी जाए, मगर फिर भी बॉडी के टिश्यूज डैमेज होती ही हैं। इसके टिश्यूज देखकर तो लगता है जैसे मानो इसकी मौत अभी हाल ही में हुई है, जिस पर उल्रिक सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डेटा बता रहा है कि ये लड़का मरा है 33 साल पहले और लाश मिली है आज। और अब इन्हीं सभी गुत्थियों को सुलझाने के लिए वो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। यहाँ सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोनस अपनी स्कूल आया होता है और अपने पड़ोसियों यानी कि रेजिना टाइडमैन से मिलता है और पूछता है कि क्या हैना खानवाल्ड यहीं पर पढ़ती है, जहाँ पर रेजिना कहती है कि हैना तो पढ़ती है लेकिन वो खानवाल्ड नहीं है। और इसका रीजन ये था कि हैना की तो शादी अभी तक माइकल से हुई नहीं है, दैट इज वाई उसे खानवाल्ड सरनेम मिला नहीं होता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एगॉन टाइडमैन पर, जिसके पास में उसके कमिश्नर आते हैं और कहते हैं कि यार शहर के अंदर एक बच्चा गायब हो गया है, मैड्स नील्सन, उसे गुम हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, तुम बैठकर कर क्या रहे हो। हमें खबर मिली है कि उस पावर प्लांट के आसपास ही ये सारी वारदातें हुई है, तो जाकर वहां पर पूछताछ करो। वहीं करंट टाइमलाइन यानी कि 2019 में उल्रिक अपने भाई के खोने की डेट्स और लोकेशन का पता लगाने लगता है। यहाँ 1986 में अगेन सीन शिफ्ट होता है जहां पर एगॉन टाइडमैन उस पावर प्लांट के पास पहुंचता है, जहां पर उसी के मालिक यानी कि बर्न्ड डॉपलर का बेटा हेल्गाई डॉपलर, जो कि थोड़ा अबनॉर्मल था, कान पूरी तरीके से भटीजा हुआ था यानी कि डैमेज था, और वो एगॉन से कहता है कि आप यहाँ पर किसी पूछताछ के लिए आए हैं, लेकिन अभी तो ये प्लांट
प्लांट बंद होने का टाइमिंग है, जहाँ पर एगॉन कहता है कि मुझे तुमसे ही बातचीत करनी थी क्योंकि तुम ही हर वक्त यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 4 नवंबर की रात को तुम कहाँ पर थे जिस दिन मैड नील्सन गायब हुआ था। अब यहाँ पर हेल्गा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी एगॉन कहता है कि तुम्हें एक बार तो पुलिस स्टेशन आकर के अपना बयान देना ही होगा। जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं 11 तारीख को आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। अब आज बेसिकली 9 तारीख थी और उसने 11 तारीख लिखवा दी थी कि वो 2 दिन बाद में आएगा। वहीं 2019 में सर्च वारंट को लेकर के शार्लेट पहुंची होती है पावर प्लांट में और अब फाइनली अलेक्जेंडर टाइडमैन को अंदर सर्चिंग के लिए उसे भिजवाना ही पड़ता है। यहाँ पर हम 1986 में जोनस को देख पाते हैं जो कि स्कूल के बाद उस हॉस्पिटल में जाने लगता है जहाँ पर इस वक्त उसके मिकेल यानी कि माइकल खानवाल्ड पिताजी एडमिट थे। तो रास्ते में उसे ड्रॉप करने के लिए एगॉन मिल जाता है जो कि अपने ही घर पर जा रहा था। वो कहता है कि तुम बच्चे शहर में नए लगते हो और वैसे जहाँ कहाँ पर रहे हो, जहाँ पर जोनस बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभी शहर इतना सा छोटा सा था, मतलब स्कूल भी एक ही है यहाँ पर, हॉस्पिटल भी एक ही है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस भी एक ही है यहाँ पर और इन चारों फैमिलीज के घर भी आजू बाजू ही है। ऊपर से सब के सब एक दूसरे को जानते भी हैं। यही है अपना विंडन शहर। सिर्फ कंफ्यूजिंग इसके पैरेलल सीन्स हैं जो कि बार बार 33 साल पीछे और फिर अगेन 33 साल पीछे यानी कि 1953, 1986 और 2019 में शिफ्ट होते जाते हैं। दैट इज वाई कई सारे लोगों को ये दिमाग घुमा देने वाली सीरीज लगी। बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक बार फुल अटेंशन, फुल फोकस से इस सीरीज को देख लेंगे तो बड़ा मजा भी आएगा और सारे कैरेक्टर्स के साथ आप एंजॉय भी करेंगे। यहाँ पर हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि इस वक्त आई होती है उस पावर प्लांट के एक खास वाले सेक्शन में। ये वो वाला सेक्शन था जहां से सारे के सारे पीपों को, मतलब कि जो ड्रम्स थे, जिन्हें कि 4 नवंबर 2019 की रात को शिफ्ट करवा दिया गया था उस केव से डायरेक्टली पावर प्लांट के अंदर। तो पीले पीपों का कलर थोड़ा भाटों पर लगा हुआ था, जिन्हें देखकर शार्लेट को शक होता है कि यहाँ पर पड़ा क्या था। वहीं हॉस्पिटल में जॉनस को दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि क्या माइकल खानवाल्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर माइकल इस वक्त उसका नाम था नहीं, सिर्फ मिकेल था और वो इनेस के थ्रू अभी तक अडॉप्ट हुआ नहीं था। इसलिए नर्स बताती है कि नहीं, खानवाल्ड तो यहाँ पर इनेस है मगर माइकल नाम का कोई भी शख्स नहीं है। तो जोनस पूछता है कि ठीक है, मिकेल कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो कहती है कि बाहर बैठा है। मीनवाइल हेल्गा डॉपलर के पास में उल्रिक नील्सन पहुंचा होता है और कहता है कि साले तू ही कमीना है, तू 2 बार वहाँ उस विंडन केव के पास पकड़ा गया, मेरा बच्चा गायब है, आखिर तू बता कि उसके साथ तूने क्या किया। अब यहाँ पर हेल्गा, जिसका कान थोड़ा छिदा हुआ था, वो कहता है कि 66 साल पहले वो तू ही शख्स था जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया। लेकिन उल्रिक इस बात को समझ नहीं पाता। अब ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस लड़के को देखा था जिसका कान पूरी तरीके से पटेल दिया गया था, तो वो काम अपने उल्रिक का ही था। इसी वजह से वो बार बार घबरा रहा था। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं जो कि दूर बैठे अपने छोटे फादर मिकेल को देख पाता है और कहता है कि ये आज ही का दिन है जब वो हैना से मिलने वाले हैं। तो अगर मैं उन दोनों की मुलाकात करवाऊंगा ही नहीं तो उन दोनों की शादी होगी नहीं, उन दोनों की शादी नहीं होगी तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, मैं पैदा नहीं होऊंगा तो सारी टाइमलाइन अगेन ठीक से रिक्रिएट हो जाएगी। जहाँ पर फ्यूचर वाला जोनस आकर उसे कहता है कि तू है चूतिया, ये पूरी टाइमलाइन तुझसे ही जुड़ी हुई है। भगवान ने हर किसी के लिए एक प्लान सेट किया है और ये काम जिस तरीके से चल रहा है इसे उसी तरीके से होने दो, इसके अंदर दखल अंदाजी मत करो। और अब यही मिकेल के पास में इनेस पहुंची होती है जो कि फाइनली उसे अडॉप्ट कर लेती है। यानी कि अब यहीं से मिकेल नील्सन बनेगा माइकल खानवाल्ड यानी कि जोनस का पप्पा। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वक्त होता है 2019 जहां पर शार्लेट उल्रिक को बताती है कि पावर प्लांट के नीचे एक जो केव बनी हुई थी वहां पर कुछ ड्रम्स को शिफ्ट किया गया है। लेकिन उल्रिक का दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। वो कह रहा था कि पावर प्लांट के डब्बों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है हेल्गा डॉपलर को लेकर के, क्योंकि मेरे बच्चे के गायब होने का पीछे का रीजन मैं उसे ही मानता हूँ। वहीं पर हम हेल्गा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रेडर चॉकलेट खा रहा था और ये वही रैपर था जो कि आज से 3 एपिसोड पहले हमने रोड पर एलिजाबेथ को उठाते हुए देखा था। अभी चॉकलेट का रेपर आगे किस तरीके से टाइम ट्रेवल करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहां पर कैटरीना जो कि ठुकी पीटी पहुंची होती है और कहती है कि उल्रिक ने मेरा रेप नहीं किया बल्कि हमने कंसेंट यानी कि म्यूचुअल सेक्स किया था। तो एगॉन पूछता है कि तुम्हें ये चोटें कैसे आई, जिस पर कैटरीना कहती है कि हमारी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया, इसी वजह से उन्होंने मुझे मारा पीटा, इसमें उल्रिक का कोई हाथ नहीं है, आप उसे छोड़ दो। वहीं करंट सिनेरियो यानी कि 2019 में उल्रिक और कैटरीना आसपास बैठे होते हैं। पहले तो ये दोनों ही प्यार की बातें करते हैं कि हाँ हम दोनों बचपन से ही साथ
में हैं, हमने कई सारे अप एंड डाउन्स एक साथ देखे हैं। अब जहाँ एक तरफ उल्रिक अपने बच्चे के खो जाने की वजह से परेशान था, वहीं कैटरीना अपने बच्चे प्लस अपने पति के लिए भी परेशान थी क्योंकि उसका हैना के साथ में चक्कर चल रहा था। लेकिन उल्रिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो चक्कर था जरूर मगर अब नहीं है, सारी चीजें फिनिश्ड हो चुकी है, मेरी बातों को समझो। मगर कैटरीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं हम हेलगाय को देख पाते हैं जो कि अपने पुराने घर के पास बने बंकर में चला जाता है। ये जो हेलगाय का बंकर है साला यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। इसी बंकर में न जाने कितने कांड हुए हैं, वो मैं एक एक करके आपको टाइमलाइन वाइज समझाता जाऊंगा। अब यहाँ पर हेलगाय का बेटा होता है पीटर और पीटर की शादी हुई होती है शार्लेट से, तो शार्लेट भी बन चुकी होती है डॉपलर। तो इस वक्त वो अपने ससुर जी की बंकर में पहुंची होती है ये पता लगाने के लिए कि आखिर उल्रिक मेरे ससुर जी को बार बार कूटना पीटना क्यों चाहता था, आखिर उनके बंकर में क्या है। और जब वो वहां पर थोड़ी बहुत छानबीन करती है तो उसे पुराने पड़े ब्लू कलर के पेपर्स मिलते हैं। अभी पेपर्स लगाए गए थे 1986 में और अभी 33 साल बाद में ये बंकर पूरी तरीके से सूना पड़ा था, सिर्फ वहां पर एक चेयर पड़ी थी मतलब लकड़ी की। और वो सोचती है कि ये पुराने कलर के डिजाइन का पेपर यानी कि वॉलपेपर यहाँ पर कैसे है, इसका पता भी आपको एंड में खुलासा मैं करूंगा। यहाँ हम जोनस को देख पाते हैं जो कि अगेन 1986 से ट्रेवल करके 2019 में पहुंच जाता है अपनी मॉम के पास और पूछता है कि आपकी और पापा की यानी कि माइकल खानवाल्ड की मुलाकात कैसे हुई। जहाँ पर वो बताती है कि माइकल के पैर में चोट लगी थी और तब मैं अकेली भी थी, परेशान भी थी, तो मुझे लगा कि दो टूटे हुए दिल या फिर दो चोट लगे इंसान अगर आपस में बातचीत करेंगे तो जुड़ जाएंगे। और उन्हीं दिनों हमारी मुलाकात हुई और फिर मुझे उनसे प्यार हो गया। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम वाला हेलगाय डॉपलर था यानी कि 2019 वाला एकदम बुढ़ाऊ, वो जाकर के खुद से कहने लगता है कि ही हैज टू स्टॉप इट, यानी कि उसके खुद के पुराने वर्जन को रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी उसका पीछा कर रहा होता है उल्रिक नील्सन, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कहीं उसने मेरे बेटे को अगवा तो नहीं किया। वहीं सीन शिफ्ट होता है 1986 वाले जवान डॉपलर पर जो कि एक बॉडी को खींच करके कहीं लेकर के जा रहा था, वो भी कहाँ, आज से 33 साल पहले यानी कि 1953 में। और यहीं से ही इसके आगे आने वाले एपिसोड्स का खुलासा होगा। तो बेसिकली 8वें 9वें और 10वें एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि 1953 में दो अनजान लाशें मिली है। तो वो दो अनजान लाशें बेसिकली एक तो एरिक ओबनडॉर्फ होता है जिसे कि 2019 में अगवा किया गया था, मार दिया गया, और एक वो गूंगा लड़का यानी कि एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड, नाम खैजान इजान ऐसा कुछ था, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे 3 सीजन तक देख ली तो मैं पता नहीं लगा पाया था कि आखिर ये दोनों लाशें ये दोनों बच्चे हैं कौन। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी मोमेंट पर ये हेलगाय डॉपलर इन्हें 2019 वाली टाइमलाइन से 1953 की टाइमलाइन में ढकेल रहा था। और अब इस पूरे एपिसोड की एंडिंग में यहाँ पर हम नोआ को देख पाते हैं फर्स्ट टाइम, जिसकी पीठ पर सिगमुंडुस क्रीटुस एस्ट का एक टैटू बना हुआ था और वो इस वक्त इस बंकर की सफाई कर रहा था। तो बेसिकली अब यहाँ से जो 8वां 9वां 10वां जो एपिसोड आएंगे वो पूरी 1953 की टाइमलाइन रहेगी, जहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि हेलगाय डॉपलर का जो ये बंकर था जहाँ पर कुछ इस बच्चे की यानी कि हेलगाय की चीजें पड़ी थी, वहां पर से नोआ ने पूरी सफाई कर दी और अब यहीं से इस पूरे बंकर को बनाया जाएगा। मतलब ब्लू कलर के इसके पोस्टर्स लग जाएंगे, टाइम मशीन लग जाएगी और फिर आगे यहीं से कांड शुरू होंगे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 8, जिसकी शुरुआत में हम 1953 का वक्त देख पाते हैं। हेलगाय डॉपलर जो कि इस वक्त एक बच्चा था और एक साइकिल पर बैठ करके स्कूल जा रहा था कि तभी वो दूर आती एक पुलिस की गाड़ी को देख पाता है जिसके अंदर एगॉन टाइडमैन होता है। और इस वक्त वो एक केस की छानबीन के लिए एक खाली प्लेस पर पहुंचा था। इस वक्त यहाँ पर 2 लाशें पड़ी थी। अब लिटरली बता रहा हूँ गाइस कि इस सीरीज मैंने जब पहली बार पूरी देख ली, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, तब तक मुझे पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये 2 लाशें थी कौन, आई कहां से। मगर जब मैंने इसे दोबारा वॉच किया तब सीजन 1 के एपिसोड 2 और 3 के अंदर मालूम चल गया था कि एक तो लाश है एरिक ओबनडॉर्फ की जो कि 2019 में ही गायब हुआ था, और दूसरी लाश यासीन यानी कि उस गूंगे लड़के की थी जो कि अगेन 2019 में ही नोआ के थ्रू गायब किया गया था। और इन्हें लाकर के पटका गया था बर्न्ड डॉपलर के प्लेस पर जहां पर पावर प्लांट बनने वाला था। देन सीन शिफ्ट होता है 19
1986 में, जहां पर हम H.G. तनहाउस को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी कुछ घड़ियों और पुरानी मशीनों पर काम कर रहा था कि तभी वहां पर फ्यूचर वाला जोनस पहुंचता है और कहता है कि मेरे पास एक मशीन है, क्या आप इसे ठीक कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर 2019 में उल्रिक नील्सन जो कि इस वक्त हेल्गाए का पीछा करते करते उस गुफा में चला आया था, उसके पास में एक लाइटर भी था और लाइटर की रोशनी से आगे बढ़ते वक्त उसे वो लाल कलर का धागा भी नजर आता है, जिसके थ्रू जब वो आगे बढ़ता है तो इस बार उसे वही सिगमुंडुस क्रेटुस एस्ट का दरवाजा नजर आता है और उसमें भी एंटर कर जाने के बाद में उसके सामने दो रास्ते थे। ये वैसे ही रास्ते थे जैसे कि जोनस के सामने आए थे। तो जब जोनस राइट में घुसा था तो 33 साल पीछे यानी कि 2019 से 1986 में पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब ले लेते हैं लेफ्ट और अब ये पहुंच जाते हैं डायरेक्टली 66 साल पीछे यानी कि 2019 से सीधा 1953। सीन वापस से 1953 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हेल्गाए जो कि डरता हुआ घर पर आता है, उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है। इनका नाम होता है ग्रेटा डॉपलर जो कि बर्न्ड डॉपलर की वाइफ है और आगे चल करके बर्न्ड डॉपलर ही जो है वो पावर प्लांट के मालिक बनेंगे। मतलब अभी तक तो बना नहीं है पावर प्लांट, मगर अब बनने वाला है। यहाँ पर जो ग्रेटा है ये बहुत ही ज्यादा क्रूर दिखाई जाती है। हेल्गाए जो कि हर बार उससे डरा करता था कि तभी उसके फादर यानी कि बर्न्ड डॉपलर आ जाते हैं। अब वो लंगड़ा करके चल रहे थे, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 3 और 4 में ही बता दिया था कि ये लंगड़ा है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये इन्हीं लंगड़े की बातचीत हो रही है। और अब जैसा कि हेल्गाए थोड़ा लेट आया था तो उसके पिताजी यानी कि बर्न्ड डॉपलर पूछते हैं कि हेल्गाए डॉपलर तुम इतना लेट क्यों आए, जिस पर हेल्गाए का बताना था कि मैंने कुछ पुलिस वालों को आप ही के प्लेस पर 2 लाशों के ऊपर बातचीत करते देखा कि ये दोनों लाशें आई कहां से। इन बातों को सुनकर के बर्न्ड डॉपलर घबरा जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम एक सर्जन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त इन दोनों लाशों की छानबीन कर रहा था और ऑटोप्सी के दौरान ये बताया गया कि इनकी आंखें और कान इस तरीके से झुलस चुके हैं जैसे कि मानो किसी मशीन से बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया हो। और रही बात इनके कपड़ों की, तो ये कपड़े भी हमारे टाइम के नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर के कपड़े हों। और यहाँ पर इन सीरीज वालों ने बहुत बड़ा झोल किया। इनके 2019 में गायब हुए लड़कों के पास में से एक सिक्का मिलता है जिस पर लिखा था 1986 और मैं पूरे तीनों सीजन यानी कि पूरे 26 एपिसोड तक ही सोचता रहा कि 1986 में कौन से 2 लड़के गायब हुए, कौन से 2 लड़के गायब हुए। तो कहीं आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ तो पहले ही बता देता हूँ कि ये सिक्का भले ही मिला 1986 का, मगर ये दोनों लड़के 2019 के गायब हुए थे जो कि थे एरिक ओबनडॉर्फ और यासीन। वहीं हम उल्रिक को देख पाते हैं जो कि अभी 66 साल पीछे यानी कि 1953 में पहुंच चुका था। इस वक्त केव पर एक दरवाजा भी था, हालांकि होंगे तो 2 मगर एक तोड़ दिया गया होगा। अब यहाँ से वो बाहर निकल आता है, जिसके बाद सीन अगेन हेल्गाए पर शिफ्ट होता है। ये मतलब बहुत अमीर लोग थे उस टाइम के भी, मतलब पावर प्लांट खरीदने के लिए बहुत सारा प्लॉट भी इनके पास में पड़ा है, खुद का घर जो कि आगे चल करके विंडन होटल बनेगा, वो भी बड़ी जोरदार की प्रॉपर्टी। ऊपर से हेल्गाए जो कि यहाँ पर एक छोटे घर में रहता था, ये हेल्गाए के लिए अलग से इसके बाप ने एक छोटा घर बना करके दे दिया था। इनफैक्ट इसके घर के पास में ही एक बंकर था जहाँ पर ये बदमाशी किया करता था, जंग की प्रैक्टिस, बम गोले फेंकना करना। और यही जो बंकर है मतलब 1953 का, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि अब यही बंकर आगे चल करके टाइम मशीन यानी कि टाइम रूम बना दिया जाएगा, इस पर वॉलपेपर लगा दिए जाएंगे और मशीन को यही सेट किया जाएगा। तो ये यही मूवमेंट था, मतलब कि इसके बाद वैसे सब शुरू होगा। यहाँ 1986 में जोनस का H.G. तनहाउस से कहना था कि सर मेरे पास एक मशीन है, हालांकि ऐसी मशीन आपने भी ऑलरेडी बना करके रखी है मगर वो चलती नहीं होगी। उसे चलाने के लिए कुछ खास डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिन्हें की गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। मेरे पास एक ऐसी मशीन है मगर वो खराब हो चुकी है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? गॉड पार्टिकल्स तो मैं आपको दे दूंगा। वहीं पुलिस स्टेशन में हम एगॉन टाइडमैन को देख पाते हैं जो कि कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये बच्चे जो हैं इन्हें मार करके पटका किसने। अब ये वाला जो टाइमलाइन था, यहाँ पर लोग क्राइम करने से बचा करते थे, मतलब यूजुअली कोई भी चोरी चकारी डाकू गुंडा मर्डर्स नहीं किया करता था, मतलब बहुत साफ सुथरी विंडन सिटी थी ये। और पहली बार ही यहाँ पर कोई इतना बड़ा हादसा हुआ था, इस वजह से उसके ऊपर के सीनियर्स भी काफी ज्यादा परेशान थे। यहाँ पर हम हेल्गाए डॉपलर को देख पाते हैं जो कि अपनी मस्ती वस्ती कर रहा था कि तभी बाकी 2 बड़े बच्चे आकर के उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। अब हालांकि ये 1953 का ही वक्त था, उल्रिक जो कि 66 साल पीछे आ चुका था, तो वो हेल्गाए पर होते अत्याचार को देखता है तो वो बड़े दोनों लड़कों को वहां से भगा देता है। यहाँ पर अगेन 1986 में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर तनहाउस बताते हैं कि क्या तुमने सचमुच टाइम ट्रेवल किया है, और वो एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण ट्रिनिटी बना करके दिखाता है, जिस पर जोनस का भी कहना था कि हाँ ये टाइम मशीन ठीक ऐसे ही काम करती है। अब यहाँ पर भी व्यूअर्स को घुमाने के लिए उसने ऐसा डायलॉग बोल तो दिया है, मगर ये टाइम मशीन क्या है बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये जो पैसेज था मतलब कि गुफा के बीच का जो रास्ता था सिर्फ वो ही 33
साल या तो पीछे या 33 साल आगे भेज सकती थी। मगर ये जो टाइम मशीन है ये किसी भी इंसान को किसी भी वक्त में भेज सकती है। तो यहाँ पर अगेन इन्होंने झोल किया है दिमाग को घुमाने के लिए, इसलिए मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम मशीन ट्रिनिटी की तरह काम नहीं करती। जब मन चाहे जिस टाइम चाहे उस टाइम पर भेजने का काम कर सकती है, अब चाहे वो पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। मगर इस मशीन को रन करने के लिए लगते हैं गॉड पार्टिकल्स। अब ये गॉड पार्टिकल्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वक्त उल्रिक नील्सन जो कि 1953 में था, जब ये आगे चलने लगता है तो ये मिलता है एग्नीस नील्सन से, जो कि है इसकी दादी। और दादी कैसे है वो भी आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जब एग्नीस गाड़ी से बाहर निकलती है तो बताती है कि मैं रहती तो न्यूयॉर्क सिटी में थी, मगर मैंने अभी घर शिफ्ट किया है और यहाँ विंडन में नई आई हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा भी है जिसका नाम है ट्रॉन्टे नील्सन। अब हमें तो पता ही है कि ट्रॉन्टे नील्सन उल्रिक का पापा है। तो अब यहाँ पर एग्नेस खड़ी है, यानी कि ये इसकी दादी है, मतलब उल्रिक की दादी। मगर उल्रिक को ये बात अभी मालूम नहीं है। यहाँ पर उल्रिक के हाथों में H.G. तन्हाउस की किताब भी पड़ी थी जिसके अंदर लिखा था जर्नी थ्रू टाइम। ओके, तो बेसिकली एग्नेस जो कि इस शहर में नई आई थी, उसका उल्रिक से पूछना था कि क्या आप मिस्टर टाइडमैन का घर जानते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर टाइडमैन का जिक्र हो रहा था, यानी कि एगॉन टाइडमैन का, जो कि पुलिस वाला है। अब यहाँ पर विंडन शहर तो छोटा सा था, टाइडमैन फैमिली एक ही थी, तो उल्रिक उसका पता बता देता है और वो 2019 का होता हुआ भी 1953 का उन्हें पता बताता है और वो सही भी निकलता है, क्योंकि ये सिटी जो है करीबन 125-150 सालों से सिमिलर ही काइंड ऑफ चल रही है, घर बदले नहीं है किसी के भी। और मैंने एग्जैक्टली ये 150 सालों का जिक्र क्यों किया है ये भी आपको आगे पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक टाइम की मैंने क्यों बात करी है। और अब जैसा कि उल्रिक के पास में वो किताब थी H.G. तन्हाउस की, तो वो सीधा पहुंच जाता है H.G. तन्हाउस की दुकान पर। तो इस वक्त ये भाई साहब सिर्फ घड़ी बनाने वाले एक पर्सन थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि आगे चल करके एक साइंटिस्ट बनेंगे और टाइम मशीन की क्रिएशन करेंगे। जब उल्रिक कहता है कि किताब आपने लिखी है तो ये भाई साहब डर जाते हैं, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये बोल क्या रहा है। इसी वक्त इनकी दुकान में दो लड़कियां घड़ी लेने के लिए भी आती है। अब ये दोनों लड़कियां बहुत खास है और एक का नाम है जेना, और जेना जो कि जिसके पापा बताए नहीं गए हैं, क्योंकि आगे चल करके वो नील्सन यानी कि ट्रॉन्टे से ही शादी करेगी, तो अभी उसके बारे में ज्यादा डिटेल दी नहीं गई कि वो किन की बेटी है। और पहली लड़की का नाम होता है इनस खानवाल्ड, यानी कि ये इनस वही है जो कि आगे चल करके फ्यूचर में हॉस्पिटल की नर्स बनेगी। फिर मिकेल यानी कि माइकल को अडॉप्ट करेगी और वो फिर हैना से शादी करेगा और फिर जोनस पैदा होगा। अब यहाँ पर जो उल्रिक होता है, इसकी दुकान में जब ये दोनों लड़कियां आती है एक घड़ी ठीक करवाने के लिए, तो उस घड़ी पर लिखा था फॉर शार्लेट, और ये फॉर शार्लेट वाली घड़ी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी मतलब बहुत ज्यादा राज जुड़े हुए हैं जो कि सीजन 2 और सीजन 3 में रिवील होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि उल्रिक ने अपनी मॉम जेना नील्सन को देख लिया था और वो घबरा जाता है कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया, और उसे वापस से टाइम में आगे जाकर के अपने बेटे को खोजना होगा। उसका बेटा मिकेल यहाँ पर नहीं है, और जल्दबाजी में उल्रिक का जैकेट, उल्रिक की दी गई किताब और उल्रिक का फोन, ये तीनों चीजें H.G. तन्हाउस के पास में 1953 को छूट जाती है। यहाँ पर हम उस पावर प्लांट के प्लेस का सीन देख पाते हैं। इस प्लॉट पर बेसिकली बर्न्ड डॉपलर, जो कि ऑलरेडी खरीदा हुआ इनका ये रोड, मतलब रोड तो क्या है, ये पूरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वो काफी सारे इन्वेस्टर्स से बातचीत करके एक पावर प्लांट खड़ा करने की बात करते हैं। इस पावर प्लांट के थ्रू पूरे शहर क्या, पूरे देश भर में बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है और ये अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर बनते जाएंगे। और बर्न्ड डॉपलर का बताना था कि यही फ्यूचर है, हम बेसिकली फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं जिसमें मुझे आप लोगों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मगर सब लोगों के चले जाने के बाद में यहाँ पर एगॉन टाइडमैन आता है और कहता है कि तुम्हारे इस प्लेस पर 2 बच्चों की लाशें मिली है, तो अभी हम तुम्हें बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि इन दोनों बच्चों की लाशों के पीछे तुम्हारा हाथ हो। जिस पर बर्न्ड डॉपलर को आ जाता है गुस्सा और वो एगॉन को खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देता है। अब यहाँ सीन तीनों बच्चों पर शिफ्ट होता है, हेल्गा डॉपलर, ट्रॉन्टे नील्सन और क्लॉडिया टाइडमैन। एक तो सबके नाम याद रखना भी बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, और खैर ये एक रीजन भी है कि ज्यादातर इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर है ही नहीं। तो बेसिकली हेल्गा जो था थोड़ा छोटा था और क्लॉडिया और ट्रॉन्टे थोड़े बड़े थे, तो आपस में इनकी दोस्ती बैठ जाती है। अब ये साला हेल्गा बचपन से ही क्लॉडिया से प्यार करता था और क्लॉडिया को दूर जाता देखकर उसे आ जाता है गुस्सा। अब क्लॉडिया के पास में कुत्ता भी था
तो हेल्गा कमीना क्या करता है कि एक हड्डी उस गुफा में फेंक देता है और जैसे ही वो कुत्ता उस हड्डी को लेने के लिए गुफा में जाता है तो वापस लौट कर ही नहीं आता। यहाँ पर उल्रिक पहुंचा होता है पुलिस स्टेशन में और ये जानने की कोशिश करता है कि ये वक्त कौन सा है, मिकेल कहाँ पर हो सकता है, मगर जैसा कि वो 33 नहीं बल्कि 66 साल पीछे आया था तो अभी तक मिकेल आया ही नहीं था यहाँ पर, मतलब कि इस टाइम लाइन में वो नहीं था। अब यहाँ पर ये जो दोनों ही पुलिस वाले होते हैं तो उल्रिक का कहना था कि जो लाशें तुम देख करके आए हो शहर में, मैंने भी वैसे ही लाशें देखी है। अब यहाँ पर एगॉन को ये लगने लगता है कि इन दोनों बच्चों को इस अननोन पर्सन ने यानी कि उल्रिक ने जान से मारा है, इसलिए वो उल्रिक पर शक करने लगता है। जिसके बाद में जब वो घर पहुंचता है तो हम उसकी वाइफ डॉलरिस टाइडमैन को देख पाते हैं। इनका कैरेक्टर बहुत ही छोटा सा है मगर है बड़ा खास। तो बेसिकली डॉलरिस से मिलने के लिए इस वक्त एग्नेस नील्सन आई थी और कहती है कि मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है, वो मुझे छोड़कर जा चुका है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए था और मुझे किसी ने बताया कि आपके घर में जगह है तो मैं पीइंग रेंटल मतलब किराए पर आपके घर में रहना चाहती हूँ। ये मेरा बेटा है ट्रॉन्टे। अब जैसा कि एगॉन टाइडमैन एक पुलिस वाला था और उसके घर से निकल जाने के बाद में उसकी वाइफ और उसकी बेटी घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए सिक्योरिटी को देखते हुए वो इन दोनों को रहने की जगह दे देता है और इसी वक्त से ही ट्रॉन्टे और क्लॉडिया की दोस्ती बढ़ जाती है। यहाँ पर हम हेल्गा को देख पाते हैं जो कि आसमान से गिरे पंछियों को एक डब्बे में जमा कर रहा था। इसी वक्त यहाँ पर उल्रिक पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पर ये बताता है कि मेरा नाम हेल्गा डॉपलर है। अब जैसे ही उल्रिक ये नाम सुनता है उसे आ जाता है गुस्सा, क्योंकि उल्रिक जानता था कि ये कमीना ही फ्यूचर में आगे चल करके मेरे भाई मैड्स नील्सन के गायब होने का और ऊपर से मेरे बेटे मिकेल नील्सन के गायब होने का रीजन बनेगा। तो साले को आज ही पेल देता हूँ, आज ही मारता हूँ उसको पटक करके। तो वो क्या करता है, भाटा उठा करके इसका मुंह फोड़ देता है, पूरा बिचका देता है इसको। और यही रीजन था कि 7वें एपिसोड की शुरुआत में हमने एक बच्चे का थोबड़ा पूरी तरीके से कुचला हुआ देखा था, तो ये वही बच्चा है यानी कि हेल्गा डॉपलर। और फिर वो क्या करता है, इसी के प्लेस का जो बंकर था उसमें इसको बंद कर देता है और वहां पर बैठकर इंतजार करता है कि साला जिंदा बच के कहीं बाहर तो नहीं आ जाए। वहीं घर पर उसकी मॉम यानी कि ग्रेटा डॉपलर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, तो वो पुलिस वाले को बुलाती है। अब शहर में यही पुलिस वाला ही है यानी कि एगॉन टाइडमैन, जिसको बोलती है कि मेरा बेटा हो चुका है गायब, दिन भर से घर पर आया नहीं है, तो जाकर ढूंढ कर लेकर के आओ। क्योंकि अब उसके बेटे को तो उल्रिक ने उसी बंकर में बेहोश करके वहीं पटक दिया था, मतलब चाहता तो जान से मारना ही था और उसे लग रहा था कि वो मर गया होगा, मगर इस वक्त हेल्गा सिर्फ बेहोश हुआ था, पूरी तरीके से मरा नहीं था। अब यहाँ पर हम इस पूरे एपिसोड में बहुत ही खतरनाक सीन देखते हैं। तो बेसिकली टाइडमैन्स के घर में ये 2 औरतें आ चुकी थी, मतलब एक तो उसकी वाइफ यानी कि डॉलरिस टाइडमैन और नई आई हुई किराएदार यानी कि एग्नेस नील्सन। ये दोनों औरतें ही अपने पतियों का प्यार न मिलने की वजह से सेक्सुअली कनेक्टेड हो जाती है और आपस में इन दोनों के बीच में माइंड सेट कनेक्ट हो जाता है कि हाँ अपन तो करेंगे, मतलब मिलकर के धूम मचाएंगे। अब लिटरली इस एपिसोड तक मेरा दिमाग घूम चुका था और बार बार इच्छा कर रही थी कि एक बार सीजन 1 का एपिसोड 1 वापस से शुरू से देखूं कि किस पिक्चर में कौन इंसान कौन है, मगर इस एपिसोड ने मेरी दुविधा सुविधा में बदल दी, क्योंकि यहाँ पर अगेन कुछ लोगों की फोटोज दिखा दी गई कि आखिर कौन इंसान 1953 में कैसा दिखता था, 1986 में कैसा दिखता था और 2019 में किस तरीके का दिखा करता था। यहाँ सीन अगेन 1986 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोनस अपनी खराब हुई टाइम मशीन को ला करके मिस्टर H.G. तनहाउस को दे करके जाता है और कहता है कि आप इन्हें इस मशीन को बनाया है और आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। और ये कहकर जोनस वहां से निकल जाता है, जिसके बाद में H.G. तनहाउस अपनी 33 साल की काम करती हुई मशीन को निकालते हैं, जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, और चेक करते हैं तो उन्हें दोनों ही मशीन सेम दिखाई पड़ती है। मतलब एक जो उन्होंने खुद बना करके रख दी थी और एक जो जोनस लेकर के आया था, यानी कि वही मशीन थी जो कि टाइम ट्रेवल कर करके बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। और अब यहीं से H.G. तनहाउस की 33 साल पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है। ये वो वक्त था जब उल्रिक नील्सन अपनी तीनों चीजें भूल करके चला गया था, यानी कि अपना जैकेट, अपना फोन और वो किताब। और इसी के बेसिस पर H.G. तनहाउस ने एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के बारे में सोचा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये 8वां एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आखिर के 9th और 10th बहुत ज्यादा बेहतरीन है, वो भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 9, जिसकी शुरुआत में हमें 1953 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर बर्न्ड डॉपलर जो कि इस वक्त अपने खाली पड़े मैदान के पास खड़ा था और ये सपना देख रहा था कि यहाँ पर जल्द ही एक पावर प्लांट लगेगा। वहीं वक्त हो चला था शाम का, जहाँ पर ग्रेटा डॉपलर का बेटा हेल्गा डॉपलर अभी तक घर पर लौटा ही नहीं था। वहीं पैरेलल
पर्टिकुलर सीन में हमें उल्रिक दिखाया जाता है जो कि उस बंकर के बाहर बैठा था शाम तक कि कहीं हेल्गा वहां से बाहर ना निकल आए, मतलब कि उसने उसे प्रॉपरली मारा है या नहीं। और अब जैसा कि शाम हो चुकी थी और बर्न डॉपलर इस पूरे शहर के बहुत बड़े इन्वेस्टर या फिर कहें कि नामी गिरामी बिजनेसमैन थे, तो वो पुलिस स्टेशन में आकर के अपने बेटे को ढूंढने के लिए ऑर्डर्स पास कर देते हैं। और यही बात एगॉन टाइडमैन का सीनियर उसे बताता है कि फालतू के जो ये मर्डर केस हो चुके हैं, जो 2 लाशें तुम्हें मिली है, उन पर से ध्यान हटाओ। एक और बच्चा, शहर के मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर बर्न डॉपलर का बेटा हेल्गा डॉपलर गायब हो चुका है, तुम्हें उसे ढूंढना है। उनके फादर तुम्हारे केबिन में ही बैठे हैं, जाकर एक बार उनसे बातचीत कर दो। अब जैसे ही एगॉन ऑफिस के अंदर आता है तो सामने डॉपलर साहब को देख पाता है, जो कि बताते हैं कि मैं अपनी पूरी संपत्ति लुटा दूंगा, मगर कैसे भी करके मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर ला कर दो, वरना तुम्हारी जॉब नहीं बचेगी। अब यहाँ कहानी में 2 अलग अलग लव स्टोरीज क्रिएट हो चुकी थी। एक लव स्टोरी जो कि बच्चों के बीच में चल रही थी, यानी कि क्लॉडिया टाइडमैन और ट्रॉन्टे नील्सन के बीच में। वहीं पर इन दोनों की मम्मियों के बीच में भी लव स्टोरी चल रही थी, यानी कि एग्नेस नील्सन और डॉलरस टाइडमैन के बीच में। इस लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस करेंगे नहीं, सीधा आते हैं मेन स्टोरी पर। तो बेसिकली ग्रेटा डॉपलर जो कि अपने बच्चे के खो जाने की वजह से एक दिन भर से पूरी परेशान थी, तो उसके घर पर पादरी साहब आते हैं। अब ये पादरी साहब और कोई नहीं बल्कि नोवा ही है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले काफी सारे एपिसोड्स में कहा था कि मैं आगे बताऊंगा ये कौन है, तो बेसिकली इसका नाम हानो है। और ये सीरीज जो कि आगे पीछे उल्टी पुल्टी चलती रहती है, दैट इज वाई हानो ने अपना नाम चेंज करके नोवा रखा। तो यहाँ पर बेसिकली वो ग्रीटा को थोड़ा सा सांत्वना देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा जल्द ही लौट आएगा, भगवान पर विश्वास रखो, गॉड हैज अ प्लान, मतलब कि भगवान की नियति से ही सब कुछ होता रहेगा, टेंशन मत लो। मीनवाइल उल्रिक जो कि उस प्लेस से निकल रहा था वापस से अपनी टाइमलाइन में जाने के लिए, मगर बीच रास्ते एगॉन टाइडमैन उसे देख लेता है। अब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी चीज होती है, इनफैक्ट एगॉन गोलियां भी चलाता है। और अब तो फाइनली उल्रिक उसके गन पॉइंट पर था। वो उसे कहता है कि नी डाउन हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। उल्रिक उसे कुछ समझाने की कोशिश करता, मगर तब तक वो पकड़ा जा चुका था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। बंकर में 1953 में कुचला हुआ चेहरे का हेल्गा डॉपलर दिखाया जाता है, यानी कि इस वक्त ये कमरा सूना था, इसे ब्लू करा नहीं गया था। मगर इसी एपिसोड की एंडिंग में 1986 में हम हेल्गा डॉपलर को देखेंगे जो कि इस रूम को सेटअप कर रहा था ब्लू वॉलपेपर लगा करके, वो भी नोवा के साथ में। तो ये एक लूप होल है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने आपको इसे अभी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर एक छोटी सी 33 साल की गड़बड़ है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर जंगल में भागता हुआ एक अननोन शख्स दिखाया जाता है जिसके शरीर में इस वक्त गोली लगी थी और वो कुछ पुलिस वालों से बच करके भाग रहा था। और ये है बंदा एलेक्जेंडर। हालांकि एलेक्जेंडर भी नहीं है, इसका पता सीजन 2 में चलेगा, मगर अभी हम इसे बीइंग एलेक्जेंडर ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि हैना आई होती है कैटरीना के पास में और पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। और वैसे उल्रिक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, जिस पर कैटरीना बताती है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। न जाने किसने उसके खिलाफ एक गवाही दे दी कि वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था, अगर मेरे को वो मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। जहाँ पर हैना कहती है कि रेजिना काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है कि इसके पीछे उसी का हाथ हो। जिस पर तो कैटरीना को रेजिना पर गुस्सा आ जाता है। मीनवाइल पुलिस स्टेशन में एगॉन के पास उल्रिक की मॉम जेना नील्सन पहुंची थी और वो आते ही सबसे पहले एगॉन को खींच करके चांटा जड़ देती है और कहती है कि जब मेरे बेटे ने किसी के साथ रेप किया नहीं, ये सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू हुआ था, तो तुमने उसे पकड़ने की जुर्रत कैसे करी? खुद का काम तो ठीक तरीके से कर नहीं सकते। मेरा एक बेटा मैड्स नील्सन गायब हो चुका है, उसे ढूंढने की बजाय ये फालतू के काम कर रहे हो। और वो उल्रिक को अपने साथ में ले जाती है। मीनवाइल हमें क्लॉडिया टाइडमैन दिखाई जाती है। ये बेसिकली सीन आज से 4 एपिसोड पुराना था, जब वो बर्न डॉपलर के कहे मुताबिक इस केव में उतर करके न्यूक्लियर वेस्ट देखने के लिए आई थी। तो यहीं से ये सीन आगे कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली यहाँ पर काफी सारे येलो कलर के ड्रम्स पड़े थे। अब कहने को तो साइंटिफिक लैंग्वेज में ये एक न्यूक्लियर वेस्ट था जो कि पूरे शहर को तबाह करने लायक था, मगर एग्जैक्टली इसके अंदर गॉड पार्टिकल्स पड़े थे। और इसी का खुलासा इसी एपिसोड में आगे चलकर भी होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर उसे कुत्ता मिलता है। अब ये बेसिकली उसका 33 साल पहले खोया हुआ कुत्ता था, जो कि हेल्गाई ने एक लकड़ी फेंक करके केव में भगा दिया था और उसे वो आज मिल जाता है। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये लग तो मेरा ही रहा है, एक मेरा भी कुत्ता था जो 33 साल पहले गायब हुआ था, तो यहाँ पर कैसे मिला? यानी कि क्लॉडिया के मन में 2 सवाल चल रहे थे। पहला तो ये कि क्या उस केव से 33 साल आगे पीछे जाया
बचाया जा सकता है, और दूसरा न्यूक्लियर वेस्ट का क्या किया जाए, क्योंकि वो बीइंग अ लीडर या फिर कहें कि बीइंग इन ऑनर ऑफ द पावर प्लांट अगर इस न्यूक्लियर वेस्ट का ध्यान नहीं रखेगी या फिर किसी और को इसके बारे में पता चल जाएगा तो पुलिस इंक्वायरी इस पर हो सकती है। मीनवाइल हम कैटरीना को उल्रिक के साथ देख पाते हैं, जो कि दोनों आपस में सुट्टे फूंक रहे थे और खुद के ऊपर हुए जुल्म के बारे में भी बातचीत कर रहे थे कि यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। तो बेसिकली यहाँ पर उल्रिक जो कि पुलिस से पिटा था, कैटरीना जो कि अपनी मॉम से पिटी थी, दोनों ही आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी कैटरीना बताती है कि मुझे हैना ने बताया है कि तुम्हारी पुलिस इंक्वायरी रजीना ने करी है। अब इसे सुनकर तो उल्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा पहुंच जाते हैं रजीना को ठोकने पीटने के लिए, और गुस्से में कैटरीना उसके पेट में घूंसा भी दे देती है। अब रजीना समझाने की कोशिश करती है कि भाई मेरा तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, इस स्कूल में नहीं आई हूँ, तुम्हारी लव स्टोरी चल रही है तो चलने दो, मगर मैंने पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करा। मगर ये दोनों ही उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। इन बिटवीन यहाँ पर अलेक्जेंडर पहुंच जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। खैर रजीना उसे थैंक्स बोलने के लिए आती है, मगर जो गोली अलेक्जेंडर को लगी थी इस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर इस बंदे का नाम तो है अलेक्जेंडर वॉलर, मगर आगे चल करके जब ये रजीना टाइडमैन से शादी करेगा तो ये बन जाएगा अलेक्जेंडर टाइडमैन। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर, जो कि आती है बर्न डॉपलर के पास में, यानी कि भाई लंगड़ा शख्स, बोले तो पावर प्लांट का ओरिजिनल मालिक। क्लॉडिया का बताना था कि उस केव में बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, अगर हमने जल्दी उसे ठिकाने नहीं लगाया, कोई चिंगारी वगैरह गलती से कुछ लग गई तो पावर प्लांट क्या, पूरा मोहल्ला क्या, पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा। जिस पर बर्न डॉपलर का कहना था कि एक ऐसा वेस्ट है जिसे कि डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, पानी में मिलाएंगे तो पानी दूषित हो जाएगा, आग में जलाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में तो हवा में फैल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के इसका कोई तोड़ नहीं है, ये जहाँ पड़ा है इसे पड़े रहने दो। मगर क्लॉडिया इस बात से हैरान हो जाती है और सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। ये पूरी स्टोरी, ये पूरा एपिसोड 1986 पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें हेलगाय बड़ा वाला दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने बंकर से निकला था कुछ सामान लेकर के, और वो क्या बना रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1986 में मशीन बन रही है। इसी बीच ईगॉन टाइडमैन जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और सोच रहा था कि 11 तारीख को जो मैंने उसे अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था हेलगाय को, वो आया नहीं, इसलिए वो खुद जाएगा उसके घर पर बातचीत करने के लिए। तो ईगॉन उसके घर पहुंचता है, लेकिन हेलगाय पुलिस वाले से यानी कि ईगॉन टाइडमैन से छुपने की कोशिश करता है, और अब जैसा कि ईगॉन को वो नहीं मिलता तो वो वापस से चला जाता है और सोचता है कि मैं वापस से आकर के उसकी खबर लूंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है अलेक्जेंडर पर, जिसके पास में इस वक्त 2 पासपोर्ट्स थे, एक पासपोर्ट खुद का ओरिजिनल, एक पासपोर्ट जो कि उसने चुराया था। और वो चुराया किसका था, ये बेसिकली सीजन 2 के एक पुलिस ऑफिसर के भाई का चुराया था। वो आपको सीजन 2 में पता चलेगा, मगर मैंने अभी ही बता दिया। और एक्चुअली नाम इसका असली ये भी नहीं था, इसका असली नाम होता है टूटलर, लेकिन जो दूसरा पासपोर्ट इसने चुराया था इसी वजह से वो नाम रख लेता है अलेक्जेंडर वॉलर। तो अब यहाँ से भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ। असली नाम है टोटलर, पासपोर्ट चुराने के बाद में इसने रखा अलेक्जेंडर वॉलर, और शादी करने के बाद में इसने अपना नाम रख लिया अलेक्जेंडर टाइडमैन। मतलब काफी हरामी इंसान है। अब इस वक्त जो ये पासपोर्ट्स को छुपाने के लिए आया था ताकि इसकी असलियत किसी को पता ना पड़े, एक मर्डर करके आया था, मगर दूर खड़ी हैना इसे देख लेती है। यहाँ सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्लॉडिया अपने ऑफिस में बैठी थी, यानी कि पावर प्लांट की मालिक कह सकते हैं कि न्यू मालिक। इसी बीच यहाँ पर अलेक्जेंडर एंट्री करता है और कहता है कि मैं शहर में नया हूँ और मुझे जॉब की जरूरत है, काम जल्दी सीखने की एबिलिटी रखता हूँ, तो अगर आपके पास कोई जगह खाली है तो मुझे काम दे दीजिए। अब यहाँ पर पहले तो क्लॉडिया सोचती है कि इस लड़के को कोई काम आता तो नहीं है, तो फिर इसे जॉब पर रखना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मगर तभी क्लॉडिया का एक बहुत ही शानदार दिमाग चलता है, और वो क्या दिमाग चलता है वो भी इसी एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल 1986 में यानी कि इसी टाइमलाइन में अब हम हेलगाय डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि बंकर को ब्लू रूम बना करके नोवा के साथ में टाइम मशीन पर काम कर रहा था। और मैं इसी लूप की आपसे बातचीत कर रहा था कि रूम तो इन दोनों ने मिलकर के अभी बनाया, मगर एपिसोड 7 में हमने देखा था कि हेलगाय डॉपलर जिसका मुंह कुचला हुआ था वो बच्चा था 1953 में, और उसे ये ब्लू कलर का रूम इंक्लूडिंग टाइम मशीन दिखाई पड़ती है। तो यही एक छोटा सा लूप होल है जो कि बार बार दिमाग की दही करता है। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस सीरीज में, यही सब कुछ बढ़िया बिंदास चल रहा था, सिर्फ यही घोटाला था जो कि मैंने फाइंड आउट किया। खैर यहाँ पर और भी काफी थ्योरीज हो सकती हैं कि इसी टाइम मशीन में आगे पीछे जाया जा सकता है, तो कुछ लोग अगर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2019 में, और शार्लेट डॉपलर के पास में आई होती है कैटरीना नील्सन। एक लेडी है शहर के पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर, दूसरी लेडी है शहर की स्कूल की प्रिंसिपल। इन दोनों के ही बीच में झगड़ा हो जाता है। मैटर ये था कि कैटरीना बोलने आई थी कि मेरा बेटा मिकाएल नील्सन अभी तक मिला नहीं है, तुम पुलिस वाले क्या कर रहे हो, ठीक से काम करो। मेरा पति भी गायब हो चुका है जिसे मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, तुम पुलिस वाले क्या झक मरा रहे हो। और यहाँ पर मराने की बात चल ही रही थी तो हम मैग्नस और फ्रांसिस्का को देख पाते हैं, जो कि मतलब समझ जाओ, इन बिटवीन मैग्नस फ्रांसिस्का को उसका लॉकेट देता है और बोलता है कि ये लॉकेट मुझे उस ब्रिज के नीचे एक सड़े हुए गद्दे के पास मिला, क्या तुम बाकी लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं करती। जिस पर फ्रांसिस्का को आ जाता है गुस्सा और वो मैग्नस से लड़ करके निकल जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के मैग्नस का भी ब्रेकअप हो चुका था। ऊपर से मार्था जो कि लव ट्रायंगल में कंफ्यूज थी कि बारतोश के पास जाए या फिर जोनस के पास, तो एक तरीके से दोनों भाई बहनों की फीलिंग्स एक ही थी और ये साथ में बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। इन बिटवीन गुस्से में आई कैटरीना जो कि हैना का दरवाजा ठोक ठोक कर घर के अंदर एंट्री करती है। ये एंट्री मुझे बड़ी पसंद आई, मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कैटरीना टोटल 3 बार हैना के घर पर आती है। पहली बार धीरे ठोकती है, दूसरी बार और ज्यादा जोर से ठोकती है, तीसरी बार तो दरवाजा तोड़ देती है। तो खैर ये तो एक साइड एलिमेंट था, ये मैंने नोटिस किया था इसलिए बता दिया। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो बेसिकली कैटरीना का हैना से कहना था तू कमीनी है, तेरी वजह से मेरा पति बिगड़ गया और अब अगर तू उसके पास में भी आई तो तेरा मुंह तोड़ दूं। जहाँ पर कमीनी हैना झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरा तो तुम्हारे पति से कोई लेना देना है ही नहीं, हमने तो एक दूसरे को पहले ही छोड़ दिया, अब तो हम बातचीत ही नहीं करते। मगर सबसे बुरी बात पता है कैटरीना क्या, कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो हर वक्त मेरे पास आकर मुझसे यही कहता था कि हैना आई लव यू, मगर मैंने ही उसे छोड़ दिया। अब कैटरीना यहाँ पर रोने लग जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बहुत ही खतरनाक एंट्री पर। ये है क्लॉडिया, बूढ़ी हो चुकी है, मतलब अभी 2019 में। ये आती है बारतोश के पास में और बताती है कि मैं हूँ तुम्हारी दादी, तुम्हें फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने हैं, उसी के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। तो बेसिकली ये बात भी सीजन 2 और सीजन 3 में रिवील होगी, मगर मैं आपको अभी कर देता हूँ। तो क्लॉडिया का बारतोश को बताना था कि तुम्हें आगे चल करके जोनस का साथ देना है और मार्था से लव नहीं करना है, क्योंकि आगे फ्यूचर में चल करके इन दोनों की जोड़ी बनेगी और यही टाइम सर्कल चलता रहेगा। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार होगा, इन्फिनिट टाइम होगा। इन बातों को सुन करके बारतोश की फट जाती है। मीनवाइल हम 2019 की रजीना को देख पाते हैं, जिसकी कैंसर की वजह से हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी मेन टाइमलाइन में यानी कि 2019 में अलेक्जेंडर टाइडमैन जो कि अपनी फिजियोथेरेपी ले रहा था, हैना उसको बढ़िया मसाज दे रही थी और तभी वो उसके सामने वो थैली ला करके रख देती है जिसके अंदर उसने एक गन और 2 पासपोर्ट्स छिपाए थे। जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि भाई तू चाहती क्या है, पैसा चाहती तो पैसा दे दूं तेरे को। इस पर हैना बताती है कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम उल्रिक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। तो बेसिकली ये वाला सीन करंट टाइम का नहीं था, ये जो हमने पहले दूसरे एपिसोड में देखा था कि हैना जो कि अलेक्जेंडर की फिजियोथेरेपी करने के लिए आई थी, ये उसी दिन का ही सीन था। और उसी दिन उसने अलेक्जेंडर को बोल दिया था कि उल्रिक खत्म हो जाना चाहिए, उसकी कोई भी बात माननी नहीं चाहिए, उसका वजूद मिट जाना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई केस हो तो भी मदद मत करना। और यही रीजन था कि बार बार जब उल्रिक अलेक्जेंडर के पास उसके पावर प्लांट की छानबीन करने के लिए आता था कि मेरा बच्चा गायब हो गया है, शहर से दूसरे बच्चे भी गायब हो रहे हैं, तुम्हारे पावर प्लांट के आसपास का ही ये जिक्र हो रहा है, इसलिए मुझे सर्च वारंट चाहिए या फिर बिना सर्च वारंट के भी अंदर सर्च करने दो कि अंदर घोटाला क्या चल रहा है। और अलेक्जेंडर उसे बार बार मना कर रहा था और दरवाजे पर ही खड़ा रहता था। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं जो कि बारिश में भीगता हुआ मार्था से मिलने के लिए आया था और अब काफी टाइम से ये दोनों मिले नहीं थे। हालांकि जोनस उससे बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मार्था अगर अभी ये सब कुछ जान पाती कि टाइम ट्रेवल नाम की भी कोई चीज होती है, 33 साल आगे पीछे जाया जा सकता है एक केव के थ्रू, तो उसे पागल समझती और उसका प्यार ठुकरा देती। इसलिए जोनस उसे झूठ कह देता है कि नहीं, मैं बस तुमसे इकरार करने में डर रहा था, आई लव यू बोल देता तो कहीं तुम दूर चली जाती तो मेरा दिल टूट जाता। लेकिन जब मार्था को ये बात मालूम चलती है तो ये दोनों किस कर लेते हैं और इनकी लव स्टोरी यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और ये किस आगे चल करके सीजन 2 और सीजन 3 का मेन मेजर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर हम अलेक्जेंडर को पुलिस ऑफिसर वॉलर के साथ बात करता देख पाते हैं। अब इन्होंने क्या बात करी ये तो हालांकि एपिसोड में बताया नहीं गया, मगर जो मैंने आगे 2 और 3 सीजन देखे उसके हिसाब से कंक्लूड करके आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ यह था कि इस कॉन्वर्सेशन में अलेक्जेंडर ने एपिसोड 1 में उस एरिक के पापा यानी कि एरिक ओबनडॉर्फ के पापा से एक खास काम करने को बोला था। तो बेसिकली वो काम था न्यूक्लियर वेस्ट जितना भी नीचे केव के पास पड़ा है उसे गाड़ी में डाल करके पावर प्लांट में लाने का। और ये जो गाड़ी अरेंज करवाई थी ये करवाई थी वॉलर ने, और ट्रक में कोई खराबी आ जाने की वजह से ये ट्रक बीच रास्ते में ही पड़ा था। और अलेक्जेंडर यहाँ पर वॉलर को ये पूछ रहा था कि भाई
ट्रक कब तक वहाँ पर खड़ा रहेगा, उसे जल्दी से ठीक करवा करके पावर प्लांट के अंदर ले आओ। वही हम रजीना को देख पाते हैं जो कि अपने होटल के उस रूम के अंदर पहुंचती है जो रूम उसने जोनस को दिया था, यानी कि फ्यूचर वाले जोनस को। वो रूम में आकर के देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि दीवारों पर बहुत सारी पेपर कटिंग्स, टाइम ट्रेवल की पिक्चर्स, अलग अलग टाइप के लेटर्स और डिटेल्स। तो ये सब कुछ वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम बारतोश को देख पाते हैं जो कि अपने ड्रग डीलर नोवा से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर बेसिकली बारतोश को फ्यूचर वाली क्लॉडिया भी गाइड कर रही थी और नोवा भी गाइड कर रहा था। अब बारतोश काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि बात किसकी माने, नोवा की माने या क्लॉडिया की माने। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा राज है, मैं आपको अभी रिवील कर देता हूँ, जो कि सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर खुलेगा। तो बेसिकली नोवा और कोई नहीं बल्कि बारतोश का बेटा है, और नोवा के पैदा होने का रीजन उसका बाप यानी कि बारतोश ही बनेगा। इसलिए वो बारतोश से फ्यूचर में होने वाली गतिविधियों को अलग ढंग से करवाना चाहता था। मगर क्लॉडिया जो कि उसकी दादी थी वो भी फ्यूचर से आई थी और उसे मालूम था कि फ्यूचर में क्या कांड होने वाले हैं, इसलिए वो भी उसे अलग तरीके से समझाने के लिए उसके पास आई। अभी दोनों उसको मिलकर के क्या समझा रहे थे ये भी सीजन 2 और 3 में आएगा, तो अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा इस सीरीज को। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हमें वो ट्रक दिखाया जाता है। इस ट्रक के पास में एक ट्रांसजेंडर भी रहा करती थी, और ये ट्रांसजेंडर भी सीजन 3 में रिवील होगा कि कौन है, मगर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर अपने पुलिस ऑफिसर वॉलर की बहन है या फिर भाई है, मतलब जो भी आप कहना चाहें। तो जहाँ एक तरफ इस ट्रांसजेंडर का ठिकाना था, वहीं आसपास में ये न्यूक्लियर वेस्ट का ट्रक खड़ा था। इसी बीच रात को यहाँ पर आ जाता है जोनस, जो कि उस वेस्ट में से निकालना चाहता था गॉड पार्टिकल्स। अब यहाँ एपिसोड की एंडिंग में सीन शिफ्ट होता है 1953 में, जहाँ पर H.G. तनहाउस उल्रिक के छोड़े गए फोन, जैकेट और उस किताब के थ्रू फ्यूचर में जाने की टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट कर रहा था कि तभी यहाँ पर क्लॉडिया पहुंच जाती है और उसे खुद की ही बनाई गई मशीन का ब्लूप्रिंट दे करके जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद इसका लास्ट फाइनल यानी कि सीजन 1 का एपिसोड 10 आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे भी मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डार्क सीजन 1 एपिसोड 10 यानी कि फिनाले ऑफ सीजन 1। पिछले एक्सप्लेन किए गए एपिसोड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में मैंने कई बार आप लोगों से कहा था कि इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, आगे दूंगा, आगे दूंगा। तो उसका मेन रीजन ही यही था कि ये सब कुछ एपिसोड 10 से जुड़ा हुआ था। जैसे कि ट्रॉन्टे नील्सन के कपड़ों पर खून कैसे लगा, आखिर पीटर अपनी वाइफ शार्लेट से क्या कहना चाहता था, गॉड पार्टिकल्स का मेन रीजन क्या था, जोनस आखिर फ्यूचर से पास्ट में अपने पुराने वर्जन को क्लूज क्यों दे रहा था, मार्था और जोनस के बीच में किसका क्या रीजन था, और आखिर क्यों हेल्गा डॉपलर बार बार सिर्फ यही रिपीट करता था he has to stop it, it gonna happen again। तो आज इस एपिसोड में इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत होगी, जिसकी शुरुआत में हम पीटर डॉपलर को देख पाते हैं जो कि अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हालांकि था वो मेल, करता वो प्यार अपनी वाइफ से शार्लेट से ही था, मगर सेटिस्फेक्शन के लिए उस ट्रांसजेंडर के पास जाया करता था। इस वक्त वो काफी ज्यादा खुद से नाराज था, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए कहीं दूर बैठकर रोने के लिए वो हेल्गा डॉपलर के बंकर में बैठ जाता है। ये आज 4 नवंबर का दिन था, और इसी 4 नवंबर 2019 को सारे कांड होना शुरू हुए थे। तो बेसिकली जब वो चुपचाप बैठा होता है कि तभी बंकर में एक फ्यूचरिस्टिक पोर्टल खुलता है, और यहाँ पर आकर के गिरती है 1986 से मैड्स नील्सन की लाश, जिसकी आंखें और कान झुलसे हुए थे। और इसका रीजन था 1986 में बनाई गई एक टाइम मशीन, जो कि इसी बंकर में नोवा और हेल्गा ने मिलकर के बनाई थी। और अब जैसा कि मैड्स नील्सन की बॉडी पर उसकी डिटेल्स थी, तो सबसे पहले वो उसके फादर यानी कि ट्रॉन्टे नील्सन को बुलाता है। अब जैसे ही ट्रॉन्टे यहाँ पर अपने 33 साल पहले खोए बेटे को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर इसी बीच यहाँ पर फ्यूचर से क्लॉडिया पहुंच जाती है और बताती है कि ये जो चीजें हो रही है ये आगे चल करके एक सर्कल क्रिएट करेगी। मैं अभी तुम्हें सब कुछ समझा नहीं सकती, मगर इस बॉडी को कहाँ पर रखना है ये तुम्हें बता सकती हूँ। और यही रीजन था कि एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें जंगल में एक लाश दिखाई पड़ी थी, जिस पर 80s के टाइम का वॉकमैन और नाइकी के शूज अवेलेबल थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो कि इस वक्त 2019 में था, मगर उसे अपने फादर यानी कि मिकेल उर्फ माइकल खानवाल्ड की यादें सता रही थी। इसीलिए उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो अपनी दादी इनस खानवाल्ड के पास पहुंचता है, जहां पर इनस जोनस को एक लेटर देती है। इस लेटर में ये लिखा था कि मैं 2019 से गायब होकर के 1986
1986 में पहुंच गया, यानी कि 33 साल पीछे। मैं उल्रिक नील्सन का बेटा हूं, मगर 33 साल पीछे आ जाने की वजह से मुझे मेरे मदर एंड फादर नहीं मिल पाए, इसलिए फिर मैंने ईनस के साथ जीने का डिसाइड किया और आगे चल करके हैना से शादी करी और जोनस का जन्म हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है 1986 में, जब ईनस माइकल को या फिर मिकेल को अडॉप्ट करने वाली थी, तो उस दिन भी वो अपने फेवरेट मैजिशियन हुडीनी का उसे मैजिक दिखा रहा था, जहां पर उसकी वही पुरानी ट्रिक कि ग्लास के अंदर एक खिलौने को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना, जहां पर ईनस का सवाल था कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर मिकेल का कहना था कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तुमने कैसे किया, सवाल ये होना चाहिए कि तुमने कब किया। और यही रीजन था कि ये बार बार हमें हाउ की जगह व्हेन काट कर दिखाया गया था, मतलब हाउ यू डिड इट या फिर व्हेन यू डिड इट। अब जहाँ एक तरफ मिकेल फंसा हुआ था 80s में, वहीं उसके फादर यानी कि उल्रिक नील्सन फंसे हुए थे 50s में। इस वक्त एगॉन टाइडमैन जो कि उसके ऊपर एक कार्यवाही कर रहा था, पूछ रहा था कि जो 2 लाशें आई ऊपर से हेल्गा डॉपलर जो कि शहर से गायब हो चुका है, क्या इन सभी के पीछे तुम्हारा कोई हाथ है। अब यहाँ पर उल्रिक उन्हें समझा ही नहीं पा रहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके 66 साल पीछे आ चुका है। दैट इज व्हाई वो इस वक्त चुप रहने का डिसाइड करता है। पुलिस वालों को कोई भी खबर नहीं देता, वरना पुलिस वाले उसे पागल समझते, और वो बार बार उनसे कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है। मगर पुलिस वाले जिन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो उल्रिक को ही गुनहगार समझते हुए जेल में ठूस देते हैं। 1953 से अब डायरेक्टली सीन दिखाया जाता है 2019 का, जहां पर इस वक्त जोनस अपने स्कूल में आया होता है कि तभी बारतोश उसे रोक देता है और कहता है कि साले तूने मेरी गर्लफ्रेंड मार्था को किस कैसे किया। इन दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी हो जाती है, फाइट होती है अच्छी खासी, जोनस का मुंह टूट जाता है, मगर बीच बचाव करने के लिए मार्था यहाँ पहुंच जाती है और बारतोश को ऐसा करने से रोकती है और बोलती है कि मैं जोनस से ही प्यार करती हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है 1986 में। इस वक्त जोनस आया होता है HG तनहाउस के पास में और अपनी पुरानी मशीन को दिखाता है और बोलता है कि ये खराब हो चुकी है, मगर जो नई मशीन आप बना रहे हैं क्या आपको पता है कि ये चलती कैसे है। जिस पर HG तनहाउस का बताना था कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जैसा कि मुझे बनाने के लिए बोला गया था, मैंने इसे बना तो दिया, मगर ये चलेगी कैसे ये मुझे नहीं पता। जहां पर लास्ट एपिसोड में जोनस ने उस न्यूक्लियर वेस्ट को चुराया था, तो बेसिकली ये न्यूक्लियर वेस्ट गॉड पार्टिकल्स हैं, जो कि सीजन 2 और सीजन 3 में रिवील होगा। तो उनमें से मतलब कि जो गॉड पार्टिकल्स है, अगर उसे टाइम मशीन में डाल दिया जाए तो फिर टाइम में ट्रेवल करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, और उसकी खुद की मशीन खराब हो चुकी थी। दैट इज वाई वो अपने गॉड पार्टिकल्स को अब इस नई मशीन के साथ में कंबाइंड करके और भी ज्यादा ट्रेवल करना चाहता था, और यही रीजन था कि जोनस 1986 में HG तनहाउस के पास में आया। अब इसी 1986 में हम जवान वाले डॉपलर को देख पाते हैं, मतलब हेल्गा डॉपलर। उसके पास में 2019 का बूढ़ा डॉपलर आया होता है और कहता है कि तू रुकता क्यों नहीं, क्योंकि साले सारी फसाद की जड़ तू ही है। अगर तू नोवा के साथ मिलकर के उस टाइम मशीन को क्रिएट ना करता 1986 में, तो 2019 में बच्चे गायब ना होते, क्योंकि इस वक्त ये जो बूढ़ा डॉपलर है, इसे मालूम है कि शहर से 3 बच्चे गायब हो चुके हैं, एरिक ओबनडॉर्फ, यानिस ग्रेंजर और मिकेल नील्सन। इसी वजह से वो अपने जवान वाले वर्जन के साथ लड़ाई करने लगता है, मगर जवान वाला डॉपलर उसे समझाता है कि देखो ये सब कुछ करना जरूरी है, नोवा ने ही ऐसा करने के लिए कहा है और नोवा की बात हमें माननी ही पड़ेगी। और ये बात सुनकर के अब डॉपलर वापस से अपनी टाइमलाइन में जाने लगता है। अब बेसिकली यहाँ से कुछ दिन पहले का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेल्गाई से मिलने के लिए नोवा आया था और उसे उसने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा फ्यूचर तुमसे मिलने के लिए आएगा और तुम्हें सारे काम रोकने के लिए भी कहेगा, मगर तुम्हें अपने फ्यूचर वाले वर्जन को समझाना होगा कि जो हो रहा है वो भगवान का ही एक प्लान है और हमें स्टिक टू द प्लान ही रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मगर गड़बड़ मत करना। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो कि 2019 से वापस से टाइम में पीछे जाने की कोशिश करता है ताकि मिकेल को ढूंढ सके, क्योंकि एपिसोड 1 की शुरुआत में जोनस की वजह से ही मिकेल गायब हो चुका था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए फिर से 33 साल पीछे जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 1986 के हॉस्पिटल में, जहाँ पर ईनस के पास में चाइल्ड केयर अथॉरिटी की एक पर्सन आकर कहती है कि हम इसे आज शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन ईनस फाइनली ये डिसाइड कर लेती है कि मैं मिकेल से काफी ज्यादा अटैच्ड हूँ और अब मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। वही सीन शार्लेट पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने 2019 में बैठ करके ऑफिस में पुराने रिकॉर्ड्स को छानने लगती है कि तभी उसे आज से 66 साल पहले की एक न्यूज मिलती है कि एक अननोन पर्सन ने एक बच्चे का सर फोड़कर उसे कहीं छिपा दिया था। तो बेसिकली जिसका सर फोड़ा गया था वो था हेल्गा डॉपलर यानी कि उसके ससुर जी, और जिसने सर फोड़ा था वो था उल्रिक नील्सन यानी कि उसका कलीग। इन सारी चीजों को जान करके शार्लेट का हो जाता है
दिमाग खराब। वहीं हॉस्पिटल में रात को मिकाएल से मिलने के लिए नोवा आता है और बताता है कि मिकाएल, मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइमलाइन से नहीं हो और तुम वापस से अपनी टाइमलाइन में जाना चाहते हो, मगर इससे भगवान के बनाए गए प्लान में गड़बड़ हो जाएगी। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इनस तुमसे प्यार करती है, उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। मीनवाइल नोवा ने जोनस को पकड़ करके 1986 में उसी बंकर के अंदर टाइम मशीन के पास में कैद कर दिया था। वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इनफैक्ट दरवाजे पर इस वक्त उसका फ्यूचरिस्टिक जोनस वर्जन भी खड़ा था। तो यंग जोनस उसे कहता है कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मैं मरना नहीं चाहता। जिस पर फ्यूचर वाला जोनस कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही सारी कड़ियां जुड़ी हुई है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान ने यही प्लान सेट किया है। मीनवाइल हेलगाय जब अपने घर पर जा रहा था, यानी कि वही विंडन होटल वाला बड़ा घर, कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट से उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और यहीं से वो पगला जाता है। और यही रीजन था कि वो 2019 में भी कुछ चीजों को याद नहीं कर पाता था, क्योंकि दिमाग पर लगी चोट ने बहुत भयंकर असर कर दिया था कि सब कुछ पता होते हुए भी वो 2019 तक में सब कुछ चीजें भूल जाता है। यानी कि 1986 में बनाई गई मशीन वो भूल जाता है कि उसने बना करके छोड़ दिए बंकर में, ताकि भगवान के बनाए गए प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। और एगॉन टाइडमैन, जो कि उससे कुछ पूछना चाहता था, मगर एक्सीडेंट के चलते अब वो हेलगाय डॉपलर से आखिर पूछता भी तो क्या पूछता कि आखिर इस पावर प्लांट में चल क्या रहा है। मीनवाइल बारतोश से उसका बेटा यानी कि नोवा मिलने के लिए आता है, जो कि आया फ्यूचर से था, सॉरी आई मीन पास्ट से आया था। और वो बारतोश को ये बताता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अगर मार्था से प्यार करते थे, मगर वो तुम्हारे लिए बनी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे लिए सिल्जा नाम की एक लड़की आएगी जिससे तुम्हें शादी करनी है। और ये सिल्जा कौन है वो भी मैं आपको इसी एपिसोड में आगे बताऊंगा। मीनवाइल हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि टाइम ट्रेवल करके वापस से 2019 में आ जाता है और अपनी मशीन को छोड़ आता है उसी बंकर में। अब जैसे ही इस मशीन को अपने गॉड पार्टिकल्स मिल चुके थे, तो ये मशीन जो कि तिराहे के बीच में पड़ी थी, यानी कि फ्रंट से 2019, लेफ्ट से 1953 और राइट से 1986, तो अब ये तीनों ही टाइमलाइन कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। और यही रीजन था कि यहाँ से पोर्टल्स बनना शुरू होते हैं। और जैसा कि फ्यूचर वाला जोनस अपने ओल्ड वाले जोनस को बोल करके गया था कि तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूरी है, तो इस पोर्टल के जरिए, यानी कि 1986 वाला जो पोर्टल था वो 1953 के अंदर बंकर में ही खुलता है। और हेलगाय यहाँ पर जोनस को देख पाता है और अचानक जब भी दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों ही 33 साल आगे आ जाते हैं। यानी कि 1953 से तो आ जाता है हेलगाय डॉपलर 1986 में, और जोनस आ जाता है 2019 से 2052 में। और जब वो बाहर निकल करके यहाँ का नजारा देखता है तो पता चलता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, बहुत ही कम लोग बचे हैं जो कि रेबल बन चुके हैं। और यहाँ पर हम सिल्जा को देख पाते हैं। अब जैसा कि मैंने इस एपिसोड के बीच में बताया था कि बारतोश की शादी सिल्जा से होगी, और वो कैसे होगी, इसी तगड़े सस्पेंस के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। आई होप गाइस कि सीजन 1, जो कि मैंने एक्सट्रीम डिटेल्ड तरीकों से हर एक पर्सन का नाम लेकर के आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज कमेंट्स में गुड, वेरी गुड या फिर डार्क जरूर लिखिएगा। ऐसे वीडियोस को बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है, बैठ करके डेली आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और फैक्ट्स निकालना। तो सचमुच अगर मेहनत पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सीजन 2 हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।